वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आईटीसी लेक्चर 02 है। आईटीसी लेक्चर 01 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक क्रेडिट तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर दिया है। लेकिन आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटीसी 02 में सेक्शन 17 रीड विथ रूल 42-43। रूल 42-43 में आपको आज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये सेशन मिस मत करना, क्योंकि ये रूल 42-43 पे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेक्शन 18 स्पेशल केसेस में आप आईटीसी कैसे लोगे, एंड सेक्शन 20 आईएसडी वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं कंटिन्यूअस रिवीजन अपडेट कर रहा हूँ। अगर इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स की रिवीजन देखी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। स्टे ट्यून विद दैट प्लेलिस्ट। आपको रिवीजन सेशंस, जो चार्ट बेस्ड रिवीजन सेशन है, आपको मिलते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी जो टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ उस चैनल पे अपडेटेड रहता हूँ। और कनेक्टेड रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। आज का सेशन अच्छा ही रहने वाला है। पहले ही लाइक ठोक दो। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो शेयर करना और आपके कमेंट जरूर देना। चलो, चलिए दोस्तों, तो ब्लॉक क्रेडिट तक हमने देखा था। अब मैं आता हूँ सेक्शन 17, 17 1, 2 और 3, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अब ये देखो, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट में क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 17 1 और 2 क्या कहता है? 17 1 और 2 ये कहता है यहाँ पे कि अगर आपका कॉमन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, यानी आईटीसी आपका कॉमन है, और आप बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या आप यहाँ पे टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपको क्रेडिट जो है उतना ही मिलेगा जो यूज फॉर बिजनेस पर्पस या जो यूज फॉर टैक्सेबल पर्पस। अब एक चीज ध्यान रखना, मतलब इन शॉर्ट नॉन बिजनेस पर्पस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो फिर आप एक्सक्लूसिवली यूज करो या प्रोपोर्शनेट यूज करो। और दूसरा, आपका यहाँ पे एग्जाम सप्लाई का होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मे बी इट एक्सक्लूसिवली और प्रोपोर्शनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना कि जीरो रेट सप्लाई को टैक्सेबल बोला है। अब जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या? जहां आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या एसईजेड के ऑथराइज ऑपरेशन के लिए दे रहे हो, तो उसको जीरो रेट सप्लाई बोला जाता है। तो जीरो रेट सप्लाई टैक्सेबल बोला जाएगा, मतलब उसमें यूज होने वाले आईसीजी और आईएस, यानी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, उसके क्रेडिट आपको दे दिए जाएंगे। उसको ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसको अप्लाई होगा? जो नॉन बिजनेस पर्पज है या जो एग्जाम सप्लाई, उनको ही अप्लाई किया जाएगा। तो अब ऐसे केस में देखो क्या है कि अपोर्शनमेंट कैसे करना, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का अपोर्शनमेंट कैसे करना। तो चलो मैं आपको थोड़ा अपोर्शनमेंट रूल 42, रूल 42 और जो रूल 43 है, ये रूल 42 और 43 डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रूल 42। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए, क्योंकि जो वेरिएबल नेचर की होती है और वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है आउटपुट से, इसलिए उसका अपोर्शनमेंट करना आसान है। तो उसके लिए सेपरेट रूल बनाया, दैट इज रूल 42। रूल 42 याद रखने की कोशिश करना। और दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है, इसकी लाइफ जो है मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स होता है ओवर द लाइफ। आप कितना एग्जम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स बनाओगे या बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए बनाओगे, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इसके जो कॉन्सेप्ट और अपोर्शनमेंट फॉर्मूला रखे हैं, वो रूल 43 में रखे, वो अलग किया है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 के प्रिंसिपल यूज करना है अपोर्शनमेंट के लिए, और रूल 43 के लिए थोड़ा उन्होंने अलग क्राइटेरिया दिए हैं। अब देखो, एक बेस आपको बता दो क्या कि यहाँ पे, चलो एक डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, तो ये डायग्राम से थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। अगर देखो, आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, सुनना मेरी बात, आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है या आपका जीरो रेट है, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है या जीरो रेट है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा? आपका सारे सप्लाई टैक्सेबल है, तो फिर तो आपको क्रेडिट के रिस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं, सेक्शन 17(1) लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सारे आउटवर्ड सप्लाई, आप एक सप्लाई करो या मल्टीपल सप्लाई करो, अगर सारे टैक्सेबल है, तो वो सिचुएशन में आपको सारे क्रेडिट मिल जाएंगे, क्योंकि सारा इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस किस में बोला जाएगा भाई साहब? एक्सक्लूसिवली यूज इन टैक्सेबल या जीरो रेट सप्लाई, तो फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। हाँ, आपका अगर सप्लाई सारे एग्जम्प्ट है, ऐसा अज्यूम करो कि एक सप्लाई या मल्टीपल सप्लाई, सारे एग्जम्प्ट है या नॉन बिजनेस होगा, तो वो सिचुएशन में यस, आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे, यानी आप जो आईसीजी और आईएस यूज कर रहे हो उसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ये तो बच्चा भी बता सकता है कि भाई एग्जाम के नहीं मिलेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल में मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है?
अगर आपके सिंगल रजिस्ट्रेशन में, ये मेरी बात सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सिंगल रजिस्ट्रेशन में, अब सिंगल रजिस्टर मतलब प्रीमाइसेस एक हो या मल्टीपल प्रीमाइसेस हो, रजिस्ट्रेशन कॉमन है। ओके, तो उसमें आपके दो आउटवर्ड सप्लाई हो रहे हैं, एक टैक्सेबल या जीरो रेटेड और दूसरा एग्जाम सप्लाई। ओके, यहाँ पे दिक्कत जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी कहाँ दिक्कत जाती है कि भाई कैसे अपोर्शन करें। तो इन्होंने क्या किया, अपोर्शनमेंट के लिए थोड़ा सिंपल फंडा यूज किया। ओके, अगर हम बात इनपुट्स की करें, ओके, अगर हम बात इनपुट्स की करें, इनपुट सर्विस की करें, तो अपोर्शनमेंट के लिए सिंपल फंडा यूज किया। उन्होंने क्या कहा, देखो अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में दो टाइप के आउटवर्ड सप्लाई करते हो, तो जो एक्सक्लूसिव ट्रेसेबल हो जाते हैं, मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये इनपुट टैक्सेबल का ही है। ओके, ये इनपुट सर्विस टैक्सेबल का ही है, ये कैपिटल गुड्स टैक्सेबल का ही है, ये मैं प्रॉब्लम लूंगा, आपका प्रॉब्लम बताऊंगा। तो जो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं ओके कि वो टैक्सेबल के हैं, या जो इनपुट्स कैपिटल गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि एग्जाम के हैं, तो वो सिचुएशन में उसके जो टैक्सेबल के होंगे एक्सक्लूसिव उसके ले लो, और जो एग्जाम के होंगे एक्सक्लूसिव जो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ट्रेस हो सकते हैं, तो वो केस में उसके मत लो। यहां तक तो क्लियर था। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहां जाता है। प्रॉब्लम जाता है कॉमन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, यहां प्रॉब्लम जाता है। इनपुट सर्विसेज कॉमन होगा तो फिर अपोर्शनमेंट कैसे करना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल यूज किया टर्न ओवर बेसिस पे। मतलब क्या कि आपका मंथली क्या टर्न ओवर है, टैक्सेबल और एग्जाम, क्योंकि वही सबसे बेस्ट मेथड थी। क्योंकि कितना पार्ट टैक्सेबल में गया, कितना पार्ट एग्जाम में गया, ये तो एक्चुअल बेसिस पे बाइफरकेट करना तो मुश्किल था ना। ओके, मुश्किल था ना, एक्चुअल बेसिस पे तो मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बेस लिया कि इनके टर्न ओवर, जो मंथ का टर्न ओवर रहेगा, ओके, उसके बेस पर हम इसको ओके अपोर्शन करेंगे। ओके, तो कैसे अपोर्शन करेंगे, और फिर मतलब हमें बेस टर्न ओवर बेस लेना है। तो उन्होंने क्या कहा, जो एग्जाम के टर्न ओवर के रेशियो में आता है उसका क्रेडिट हम यहाँ पे ओके नहीं देंगे। अब नहीं देंगे मतलब वो आगे रिवर्स करवाएंगे आपसे। तो कैसे रिवर्स करवाएंगे, क्या मैकेनिज्म है, ओके, ये उन्होंने रूल 42 में एक्सप्लेन किया। चलो मैं रूल 42 आपको जो है ओके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके लिए हमारे क्वेश्चनर का एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चनर होगा ही, एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा। ये क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये मेरे पास नया क्वेश्चनर है, पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग आपके आपके बैच का क्वेश्चनर होगा उसमें ओके वन शॉपी करके रूल 42 वाले टाइटल में जाना। ओके, रूल 42 वाले टाइटल में वन शॉपी का एग्जांपल आपके इसमें दिया है, वो ओपन करना, पॉज लेक्चर पॉज करके ओपन करना। ओके, तो ये एग्जांपल से मैं आपको प्रिंसिपल, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा और के साथ साथ में आपके प्रिंसिपल्स भी कवर हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन रूल 42 के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये दो क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो भाई साहब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडी, चलिए। ओके, वन शॉपी इज अ रिटेल सप्लायर ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स। भाई वन शॉपी थी और दो सप्लाई कर रही है, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, वन शॉपी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ओके, आपको फॉलोइंग डिटेल्स दी है। अब फॉलोइंग डिटेल्स में वो क्या कह रहे हैं, देखो, डिटेल्स ऑफ सेल्स, सेल्स में दो है। अब आप प्रॉब्लम जब देख रहे हो तो प्रॉब्लम देखते वक्त आपके सेल्स में दो दिख रहे हैं। कौन से दो दिख रहे हैं, एक टैक्सेबल गुड्स दिख रहा है और एक गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अब सर ये गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी क्या एग्जाम माना जाएगा? अगर आपको एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन याद होगी तो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में ओनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल, नॉट लेविएबल टू जीएसटी भी एग्जाम माना जाता है। मतलब ही क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई। तो हमारे सामने क्या आ गया, हमारा क्लाइंट जो वन शॉपी आ रहा है वो दो टाइप के सप्लाई लेके आ रहा है। ओके, टैक्सेबल 50 लाख का है और एग्जाम 10 लाख का है। चलो कोई बात नहीं, उसको रूल 42 के हिसाब से आईटीसी बाइफरकेट करके देना है। डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज बीइंग सोल्ड इन अ शॉप। अब गुड्स जो परचेज किया, अब परचेज किया टैक्सेबल गुड्स जिसके ऊपर जीएसटी पेड गुड्स। ओके, टैक्स मतलब जिस पर जीएसटी पे किया है, वो 45 लाख का गुड्स उसने परचेज किया। और गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ऐसा गुड्स परचेज किया जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं, हो सकता है कि वाइन हो सकता है ओके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, जो भी हो। तो नॉन जीएसटी पेड गुड्स, ओके, नॉन जीएसटी पेड गुड्स उसने परचेस किया, और वो कितने का परचेस किया बेटा, 4 लाख का। क्लियर। अब ये 4 लाख का, ये तो उन्होंने उनके मेन गुड्स का परचेस बताया। दूसरा, डिटेल एक्सपेंसेस बताया। अब देखो बाकी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स? इनपुट्स मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता है या गुड्स फॉर सेल नहीं होता है। इनपुट्स मतलब ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। और इनपुट सर्विसेज मतलब क्या, तो ऑल एनी सर्विसेज यूज इन द बिजनेस। तो ऐसे केस में मंथली रेंट पेएबल फॉर शॉप। अब देखो ये शॉप के लिए मंथली रेंट पे कर रहे हैं। अगर मंथली रेंट पे कर रहे हैं तो इनके 2B में इनपुट टैक्स अपडेट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये बिल ले रहे हैं। अब देखो ये जो मंथली रेंट पे किया, ये तुम्हारी इनपुट सर्विस है। ओके, ये तुम्हारी इनपुट सर्विस है। क्या इसके क्रेडिट मिलेंगे? हाँ, ब्लॉक नहीं है मतलब इसके क्रेडिट मिलेंगे। अब इसके क्रेडिट आपको जो मिलेंगे भाई साहब,
पर ये जो आप शॉप यूज कर रहे हो ये तो दोनों के लिए यूज कर रहे हो ना। ओके, टैक्सेबल और एग्जाम, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए। मतलब ये इनपुट सर्विस कौन सी इनपुट सर्विस है? अगर मैं मेरे चार्ट में बताऊं तो मेरे चार्ट में ये इनपुट सर्विस वो ऐसी इनपुट सर्विस है जो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में यूज हो रही है, मंथली रेंट वाली। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मंथली रेंट है मैं इसको बोलूंगा कि ये कॉमन है। ओके, ये कॉमन कॉमन यूज की जा रही है। डन, क्लियर, बोलो यस। ओके, डन 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 डन। उसके बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड हुआ है। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे शॉप के 30,000 फॉर लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट द शॉप एंड 20,000 टुवर्ड्स मोबाइल फोन बिल फॉर एम्प्लॉय। मोबाइल फोन्स आर गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज। तो अब देखो, जहां तक देखा जाए, क्या टेलीफोन कहीं ब्लॉक क्रेडिट में है? क्या पूरी ब्लॉक क्रेडिट के लिस्ट मैंने रिवाइज कर दी। टेलीफोन एक्सपेंसेस ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आते, इवन दो एम्प्लॉय के लिए यूज किए। एम्प्लॉय के लिए रेस्टोरेंट, कैटरिंग वगैरह होगा, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होगा, तो वो ब्लॉक है। टेलीफोन कहीं पे ब्लॉक नहीं किया। मतलब ओके, ये यूज इन द बिजनेस है। यूज इन द बिजनेस है मतलब तुम्हारी इनपुट सर्विस है, और तुम्हारी इनपुट सर्विस है। अब देखो, ये टेलीफोन जो है, उन्होंने कहीं तो भी ये नहीं बोला कि ये टेलीफोन एक्सक्लूसिवली। अब आप टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या करोगे? तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में आपको, क्या ये टेलीफोन एक्सपेंसेस ऐसा बोला है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए? नहीं। क्या टेलीफोन एक्सपेंसेस ऐसा बोला है कि एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए? नहीं। ओके, मतलब कॉमन में आएगा। कॉमन में आएगा मतलब क्या हुआ? ओके, कि हमें ये जो है इसका क्रेडिट ओके बाइफरगेट करना पड़ेगा, और जो एग्जाम का सप्लाई का वो नहीं लेना पड़ेगा। ओके, तो भाई बाइफरगेशन मैकेनिज्म तो पढ़ रहे हैं हम। तो अगेन ये कॉमन हुआ। ओके, अगर आप देखते हो तो अगेन ये कॉमन हुआ। उसके बाद में ऑडिट फीस पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट 35,000 फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड स्टैट्यूटरी अपडेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 25,000 फॉर जीएसटी रिटर्न। अगेन ऑडिट फीस कोई ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, और ये कॉमन है। अगेन ये कॉमन है बेटा, ये इनपुट सर्विस है और कॉमन है। ओके, कॉमनली यूज हुआ है। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं? प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑफ शॉप एज पर कंपनी पॉलिसी। अब देखो, ब्लॉक क्रेडिट, अगर आपको सेक्शन 17(5) भी याद आता है, तो लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस सर्विस अगर आपने एम्प्लॉय के लिए लिया तो आपका ये ब्लॉक क्रेडिट है। ओके, तो अब आपके सामने सवाल क्या आता है? अब आपके सामने सवाल ये आता है कि क्या ये ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट हमने लेना चाहिए क्या, और अपोर्शन करना चाहिए क्या? यस। अब मैं 42 आपके सामने लाऊंगा। और रूल 42 क्या कहता है? देखो, रूल 42 कहता है कि जो तुम्हारा जो भी आप आय और आयस खरीदोगे, ओके, इनपुट्स और इनपुट सर्विस खरीदोगे, उसके टोटल इनपुट टैक्स को हम टी कहेंगे। उसके टोटल इनपुट टैक्स को हम टी कहेंगे। क्लियर? ओके, अब ये जो टोटल मतलब आप कुछ भी खरीदो, सुनो, आप यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस करो, रेंट करो, ओके, ऑडिट या ब्लॉक भी होगा, मतलब जो भी तुम्हारे इनपुट होंगे, जो आपने टोटल टोटल आईआरएस, ओके, आपने प्रीमियम, फिर फ्रेट भी है, ओके, फिर यहाँ पे फ्रेट और फ्री सैंपल के गुड्स भी है। तो जो भी आपने परचेस किया, ओके, वो ब्लॉक हो, कॉमन हो, एक्सक्लूसिव हो, वॉट एवर इट में भी, जो भी आपने परचेस किया, ओके, उसको टी बोलो। ओके, तो सारा टी, एक और एग्जांपल में पढ़ा होगा आपको, इसको सारा हम क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो भी आपकी परचेसेस है, यानी ये यहां से लेके यहां तक, ये टी हुआ, यानी आपकी मेन गुड्स की परचेसेस और अदर एक्सपेंसेस। तो अब इसमें से वो क्या कहते हैं? ये वो कहते हैं कि इसमें से अब आएगा टी1। ओके, अब आएगा टी1। अब टी1 यानी क्या? इनपुट टैक्स ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ओके, अब देखो, जो नॉन बिजनेस पर्पस है उसको निकाल दो। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। नॉन बिजनेस पर्पस का आईटीसी लो ही मत, निकाल दो। ओके, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई का है उसका लो मत। और तीसरा, अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट का इनपुट टैक्स अपडेट हुआ हो, ओके, तो वो भी निकाल दो, उसका क्रेडिट मत लो। ओके, यानी वो जो है टोटल क्रेडिट, अगर आप टोटल इनपुट टैक्स आपका 2B में जो रिफ्लेक्ट होगा, 2B में से ओके आप ये 3 निकाल दो, इसका मत लो। ओके, क्या लेना हम बताएंगे। तो इसको डिनोट किया इन्होंने T1, T2 और T3। सर ये T1, T2, T3 याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, T1, T2, T3। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो T1, T2, T3 है ब्लॉक क्रेडिट। तो अब यहां जहां तक देखा जाए तो ये प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमारा ओके T3 है। ओके, तो इसका क्रेडिट हम नहीं, ओके, नहीं लेंगे। मतलब क्या? टोटल में से डिडक्ट कर देंगे। ओके, टोटल में से डिडक्ट कर देंगे। दूसरा दूसरा यहाँ पे फ्रेट पेड फॉर फ्रेट पेड टू जीटीए सर्विस टैक्सेबल एट द रेट 5%। जीटीए को फ्रेट पे किया जहां ओके 5% का रेट है फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपके सामने आएंगे। फ्रेट पे किया इसलिए है तो मेरी इनपुट सर्विस, क्योंकि मैंने पे किया। दूसरा, ओके, डेफिनेटली ये रिवर चार्ज में आएगा, तो रिवर चार्ज में इसका टैक्स पेमेंट भी बताओगा। इसके 2 इफेक्ट हो गए, रिवर चार्ज में टैक्स पेमेंट भी बताओगा और इसका क्रेडिट भी मिलेगा। फिर से एक बार, रिवर चार्ज में टैक्स पेमेंट भी बताओगा और इसका क्रेडिट भी मिलेगा। अब देखो, इसका क्रेडिट मिलेगा, तो अब सवाल ये है
रिवर्स चार्ज में तो टैक्स आएगा, ये बात पक्की है, और जब मेरा फाइनल स्टेटमेंट बनेगा तो फाइनल स्टेटमेंट में रिवर्स चार्ज में इसका टैक्स तो दूंगा, पर अब इसका क्रेडिट ले कि ना ले। तो अब अगर आप देखते हो तो वो कहते हैं ये इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन लेविएबल जीएसटी, मतलब जो ऐसे गुड्स है जो नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी है, उसका ये इनवर्ट है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इनपुट सर्विस, ओके, वो इनपुट सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की जिसका रिवर्स चार्ज में टैक्स तो देना पड़ेगा, सवाल टैक्स देने का नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, क्रेडिट क्रेडिट मिलेगा क्या। पर अगर मैं ये कहूं कि ये इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए है, जो आपने इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन लिया वो कॉमन भी नहीं है, टैक्सेबल का भी नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए। अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए तो क्या कहते हैं, ओके, T2 क्या कहता है कि अगर कोई इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए तो उसका क्रेडिट आप लो मत, ओके, तो मैं उसका क्रेडिट ओके नहीं लूंगा या टोटल टी में से डिडक्ट कर दूंगा, है ना। इसको दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अगर आपने टी लिया होगा तो टी में से डिडक्ट हो जाएगा, या आप क्रेडिट लो मत, ओके, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो अब ऐसे सिचुएशन में ये तो हो गया फ्रेट एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन टैक्सेबल। भाई साहब समझा होगा, मजा आया होगा तो कमेंट जरूर दीजिएगा। उसके बाद में फ्रेट पेड टू गुड जीटीए, जीटीए को हमने फ्रेट पे किया। अब जीटीए को अगर हमने फ्रेट पे किया, ओके, अगेन रिवर्स चार्ज है 5% ऑन इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अब देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका रिवर्स चार्ज में जब आप फाइनल स्टेटमेंट बनाओगे तो जब रिवर्स चार्ज के पेमेंट नीचे लिखोगे तो रिवर्स चार्ज में इसका पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको, ये तो बात पक्की है। लेकिन अब इसके क्रेडिट मिलेगा क्या, तो ये जो है टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज किए, तो टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज किए तो इसके क्रेडिट, इसका रोका नहीं, उन्होंने क्या बोला, ओके, उसके डिडक्ट उसके निकाल दो जो नॉन बिजनेस के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए, या फिर ओके ब्लॉक क्रेडिट है। तो आपको हर प्रॉब्लम में T1 T2 T3 दिखेगा ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम में T2 T3 दिख सकता है, कुछ प्रॉब्लम में तीनों दिख सकते हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम में तीनों दिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ हमने ब्लॉक क्रेडिट, सॉरी, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा इसलिए डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके, मिलेगा इसलिए डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनपुट सर्विस जो है, ये इनपुट सर्विस का आपको क्रेडिट दिया जाएगा, इनपुट सर्विस का क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो T2 था, इसका दिया जाएगा। गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ऊपर जो टैक्सेबल वैल्यू के गुड्स हमने 45 लाख के खरीदे, उसमें से कुछ फ्री सैंपल वाले जो उसमें हमने नहीं लिए, सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब देखो यहाँ पे वो लास्ट आइटम क्या कहते हैं, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, ओके, गुड्स जो दिया गया वो एज अ फ्री सैंपल दिया गया, और वो फ्री सैंपल आपके टैक्सेबल में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब अलग से 5000 का फ्री सैंपल है। तो अब ये जो फ्री सैंपल है आप इसको ब्लॉक क्रेडिट में भी ले सकते हो, ओके, और आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी इसको T1 भी बोल सकते हो, T3 बोल सकते हो। तो ये जो था आपका फ्री सैंपल है, ओके, तो ये था। आगे उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी रेट जो है यहाँ पे रिवर्स चार्ज होगा तो 5%, नहीं तो 12%, और यहाँ एक अगर आपके क्वेश्चन में होगा तो ये अमाउंट पेड वैल्यू है, ये बाय मिस्टेक जीएसटी टाइप हुआ है, अमाउंट पेड वैल्यू, इसके ऊपर जीएसटी निकालना है। अब देखो आपको चार बातें इन्होंने पूछी है, क्या कौन सी चार बातें पूछी है, कि आप निकालो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना जाएगा वो निकालना। दूसरा, कॉमन क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट। तीसरा, ITC attributable to exempt out of common credit and net GST payable from electronic cash ledger for the month। अब देखो हमारा चार्ट क्या कहता है, हमारा चार्ट कहता है कि देखो आपको प्रॉब्लम में तीन बातें निकालनी ही पड़ेगी, ओके, कौन सी, कि कितना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर करने वाले हो, मतलब C1। अब ये C1 होता क्या बताता हूं, कितना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को क्लेम करोगे। दूसरा दूसरा कितना आपका कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट है कितना, और तीसरा क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, D1। जिसको ये तीन बातें समझ गई ना वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा, D1 आपको निकालना है। और फिर आपका जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, नेट जीएसटी पेबल, आउटपुट माइनस क्रेडिट एंड एक्सेट्रा, ओके, वो फोर्थ रहेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये चार बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब देखो हमारे रूल 42 क्या कहता है, रूल 42 कहता है कि एक अप्रोच नंबर 1, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जिसका भी इनपुट टैक्स अपडेट हुआ है, जैसे मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, तो किसका किसका इनपुट टैक्स अपडेट हुआ है, तो अगर मैं यहां पे लूं, ओके, तो देखो जिस पहले टोटल टी, एक अप्रोच क्या है कि टोटल टी ले लो। अब टोटल टी में मेरी परचेसेस में टैक्सेबल गुड्स, इसका इनपुट टैक्स अपडेट हुआ है, टी में आ जाएगा। उसके बाद में गुड्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं है तो वो तो टी में नहीं आएगा क्योंकि जीएसटी नहीं लगा, इनपुट टैक्स अपडेट नहीं हुआ। मंथली रेंट का अपडेट हो गया, टेलीफोन का अपडेट हो गया, इनपुट टैक्स, ऑडिट फीस का अपडेट हो गया, प्रीमियम का अपडेट हो गया, फ्रेट का, ओके, सारा जो भी इनपुट टैक्स होगा वो टोटल ले लो।
ओके, टोटल जिसके ऊपर भी जीएसटी लग के आया होगा, फिर वो ब्लॉक हो, एग्जम्प्टेड हो या कुछ भी हो, टोटल टी ले लो। ले लिया भाई टोटल टी मैंने। ओके, अब ये क्या कहते हैं कि टोटल टी ले लो। उसमें से क्या करना, वो टोटल टी में से अगर कोई नॉन बिजनेस पर्पज है तो डिडक्ट कर दो। अब नॉन बिजनेस पर्पज यस, फिर मैं क्या करूंगा, टोटल टी का टेबल बन गया, सबके क्रेडिट ले लिए। ओके, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टोटल टी बना लिया कि टोटल इनपुट टैक्स अवेलेबल। अब उसमें से लेस क्या करूंगा, लेस जो नॉन बिजनेस है, तो भाई ये फ्री सैंपल नॉन बिजनेस है, अगर मैं इसको T1 बोलूं, या ब्लॉक क्रेडिट भी है, आप T3 भी बोल सकते हो, लेकिन ये फ्री सैंपल T1 है, तो ये जो इसका जो जीएसटी है वो लेस कर दूंगा 5000 का जीएसटी। ये एक तरीका है। दूसरा एक क्या तरीका है, थोड़ा आपको बता दूं। अब दूसरा वो क्या कहते हैं, जो एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई का है, जो एग्जाम सप्लाई का वो डिडक्ट कर दो। तो अब यहाँ एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई का कौन सा है, तो एक फ्रेट था। ओके, अगर आपको याद आता है तो फ्रेट जो नॉन लेविएबल गुड्स के लिए था, यानी T2, तो ये T2 में डिडक्ट कर दूंगा क्योंकि टोटल टी लिया है, उसमें से T2 डिडक्ट कर दूंगा। और जो ब्लॉक क्रेडिट है, ब्लॉक क्रेडिट हमारा प्रीमियम वाला, उसको डिडक्ट कर दो। वो तीनों अगर आप डिडक्ट कर दोगे, ओके, तो जो बचेगा वो बचेगा आपका C1, और वो C1 आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब क्या, C1 इक्वल्स टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, तो ये आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये C1 क्या है, जो गवर्नमेंट कहती है इतना क्रेडिट आप क्लेम कर लो। अब ये C1 रहेगा क्या, ये C1 में रहेगा आपका कॉमन, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस का, एग्जाम का और ब्लॉक का ही डिडक्ट किया है। तो इसमें क्या रहेगा, जो कॉमन वाले हैं वो रहेंगे, प्लस जो टैक्सेबल वाले, यानी जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए यूज किया गया वो आप क्लेम, वो तो आप क्लेम ही कर सकते हो, उसका तो क्रेडिट मिलेगा ही। और जो कॉमन वाले हैं वो भी ले लो। सर कॉमन वाले भी ले लेंगे, हाँ कॉमन वाले भी ले लो। अरे सर हाँ ले लो, कॉमन वाले भी ले लो। अब देखो क्या, आपने कॉमन वाले भी ले लिए, तो ये C1 में आप क्लेम कर लोगे। तो अभी सवाल, पहला सवाल क्या पूछा था उन्होंने, पहला सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना जाएगा, मतलब C1। ओके, तो कितना जाएगा, तो ये यहां आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सवाल पूछा गया। अब मेरा क्या कहना है आपको, ये C1 कैलकुलेट करने का एक तरीका अप्रोच 1 जो मैंने आपको बताया, टोटल टी लेने का माइनस T1 T2 T3 करने का, या दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, और ये प्रॉब्लम में स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज किया। C1 डायरेक्ट निकल सकता, कैसे निकल सकता, सिर्फ 2 इस पे फोकस करो, जो कॉमन वाला है और जो टैक्सेबल वाला, बस उतना क्रेडिट ले लो। जो कॉमन वाला, ओके, टैक्सेबल वाला उतना ले लो। तो ये प्रॉब्लम में एक अप्रोच ये भी है कि मैं डायरेक्ट C1 कैसे निकालूंगा। तो डायरेक्ट C1 यहाँ पे, जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो, डायरेक्ट C1 कैसे निकालूंगा, ओके, ये टैक्सेबल वाला ये ले लूंगा जिसपे जीएसटी है, दूसरे पे तो जीएसटी है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं आता है। ओके, तो उसका तो जीएसटी आएगा ही नहीं। फिर ये कॉमन वाला ये ले लूंगा, ये ले लूंगा। ओके, ये ऑडिट फीस वाला ले लूंगा, ब्लॉक का नहीं लूंगा। मतलब जो कॉमन एलिजिबल आईटीसी है, ये जो है ये भी नहीं लूंगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिव एग्जाम के लिए है। हाँ, ये ले लूंगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए ये लूंगा, फ्री सैंपल नहीं लूंगा। मतलब कॉमन और एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वो ले लो, बात खत्म करो, इससे तुम्हारा टाइम से हो जाएगा, डायरेक्ट C1 निकल जाएगा। अगर आप आंसर देखते हो तो देखो आंसर में इन्होंने, ओके, मैंने जो टैक्सेबल गुड्स का ये ले लिया, ओके, सेकंड का तो नील लिया हुआ है वहां पे। दूसरा कॉमन, ओके, जो हमारा ये 3 थे, कौन सा, रेंट, टेलीफोन, ऑडिट फीस, ये ले लिया। प्रीमियम का ब्लॉक क्रेडिट नहीं लिया इन्होंने, फ्री सैंपल का नहीं लिया, और जो जीटीए सर्विस है जिसका रिवर्स चार्ज है, तो जो नॉन टैक्सेबल है उसका नहीं लिया, और जो टैक्सेबल है उसका ले लिया। मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर C1 को ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया। भाई साहब, मैं रिवीजन में ऐसा ही रिवाइज कर सकता हूँ, और आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये देखा हमने जहां तक क्या आप कॉमन का कैसे लोगे। अब दूसरा सवाल क्या पूछा उन्होंने, दूसरा सवाल ये पूछा कॉमन क्रेडिट अपॉर्शनमेंट। ये तो तुम क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, पर अब बात आ जाओ अपॉर्शनमेंट पे। तो हमारा चार्ट क्या कहता है, ये भाई तुमने जो क्रेडिट लिया, गवर्नमेंट आपको पहले पूरा क्रेडिट दे रही है कि ले ले पूरा। अब इसमें से क्या कर, ओनली कॉमन वाला निकाल, इसमें से क्या कर, ओनली कॉमन वाला निकाल। यानी जो तेरा C1 है, सुनना, जो तेरा C1 है, इसमें से जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का है, जिसको हम T4 कहते हैं, आईटीसी और आईआरएस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल या जेडआरएस, उसको डिडक्ट कर दे। ओके, उसको डिडक्ट कर दे, वो तो क्रेडिट क्लेम हो गया। हम कॉमन पे फोकस कर रहे हैं, क्रेडिट मिल गया आपको, तुमने क्रेडिट लेजर में ले लिया, अब कॉमन पे फोकस कर। तो कॉमन क्रेडिट कैसा आएगा आपका, जो C1 माइनस T, टैक्सेबल का हटा दूंगा उसके अंदर, तो प्योरली कॉमन मिल जाएगा। तो अब मेरे प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉब्लम में ये जो मेरा कॉमन क्रेडिट मैंने लिया, ओके, ये जो मेरा कॉमन क्रेडिट लिया, इसमें से जो T4 है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का है वो निकाल दूंगा, क्रेडिट क्लेम हो गए, सिर्फ वो निकाल दूंगा। तो ये कॉमन क्रेडिट, अब एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का कौन सा है, तो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का अगर मैं देखूं तो ऊपर टैक्सेबल गुड्स परचेस किए वो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का है, और नीचे फ्रेट है, ओके, जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का है। ये 2 एंट्री है, तो ये 2 एंट्री में इसमें से टैक्सेबल गुड्स का डिडक्ट कर दिया और फ्रेट का डिडक्ट कर दिया, ये मेरा कॉमन क्रेडिट आ गया। ओके, ये मेरा कॉमन क्रेडिट आ गया। तो इसको हम जो है, ओके, कॉमन क्रेडिट, यहाँ आपको 2 मार्क मिल जाएगी, कॉमन क्रेडिट आपने ले लिया। अब देखो तीसरा क्या पूछा उन्होंने, तीसरा ये पूछा आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। अब हमारा चार्ट क्या बोलता है, जो तुमने कॉमन क्रेडिट निकाला C1, सुनना, जो कॉमन क्रेडिट निकाला
उसमें से एग्जाम को कितना एट्रीब्यूटेबल है, सुनना, उसमें से एग्जाम को कितना एट्रीब्यूटेबल है वो निकालो। क्यों? क्योंकि तुमने क्रेडिट तो पूरे क्लेम किए, ये तो कैलकुलेशन चल रहा है, क्रेडिट तुम्हारे क्लेम हो गए, पर तुमने कॉमन के पूरे क्रेडिट क्लेम कर लिए क्रेडिट लेजर में। अब उसमें से एग्जाम का निकालो कितना है कॉमन में से। तो कॉमन में से एग्जाम के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया D1 इक्वल्स टू E बाय F इंटू C2। सुनो, D1 इक्वल्स टू E बाय F इंटू C2, यानी जो एग्जाम का टर्नओवर है, जो आपका एग्जाम सप्लाई और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, तो आपका जो एग्जाम का टर्नओवर है डिवाइडेड उस रेशियो में निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन स्टेट, टोटल टर्नओवर इन स्टेट। तो अब हमारे प्रॉब्लम में क्या लेना पड़ेगा? हमारे प्रॉब्लम में एग्जाम का टर्नओवर कितना दिया है? 10 लाख, और टोटल टर्नओवर कितना दिया है? 60 लाख। ओके, तो ये हमारा रेशियो क्या आएगा? अब जो ये C2 आपने निकाला, ओके, जो ये आपने C2 निकाला, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो में। तो अब मैं एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई अगर निकालूं, तो एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, ये जो मेरा C2 आया 27,600 फॉर CGST, ओके, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, तो दोनों का निकल गया यहाँ पे। तो चलो, यहाँ आपने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए, बहुत इजी है रूल 42, मत छोड़ना। ओके, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी आए तो एक आधा मार्क्स जाने दो, पर बाकी स्टेप वाइज तो मार्क्स ले लो भाई साहब, बहुत ईजी है। अब देखो, आपने यहाँ पे ये उन्होंने पूछा D1 निकाल दो, D1 निकाल के दे दिया हमने। ओके, अब देखो प्रॉब्लम में क्या है? प्रॉब्लम में है कि क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, कोई नॉन बिजनेस पर्पस को क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है क्या? तो हमारे इसमें कॉमन नॉन बिजनेस पर्पस कुछ नहीं था, फ्री सैंपल वाला था, तो वो तो ब्लॉक क्रेडिट है, और वो भी एक्सक्लूसिव, कॉमन वाला नहीं था। अगर प्रॉब्लम में ऐसा दिया हो कि कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस, तो फिर आपको फिक्स 5% ऑफ C2 जो नॉन बिजनेस का D2 निकालना पड़ेगा, और वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी इनपुट नहीं था जो कॉमन बिजनेस और नॉन बिजनेस, फ्री सैंपल वाला वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस था, जिसको हमने लिया ही नहीं, या वो ब्लॉक क्रेडिट था, ठीक है। और उसके बाद में आपका निकलेगा C3, उसके बाद में आपका निकलेगा यहाँ पे C3। तो आपने ये कॉमन का, भाई ये कॉमन में से C3 क्या होता है कि ये जो कॉमन जो था, कॉमन में से आपने एग्जाम का अलग कर दिया, नॉन बिजनेस का रेशियो में फिक्स बेसिस पे 5% अलग कर दिया, जो बचेगा वो कॉमन में से कितना एलिजिबल है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कॉमन में से बताओ कितना एलिजिबल है, तो वो आपका C3 आएगा। पर इन्होंने पूछा क्या ऐसा कॉमन में से कितना एलिजिबल है? नहीं। ओके, उन्होंने पूछा लास्ट नेट GST पेबल निकाल के दो। अब नेट GST पेबल निकाल के देंगे, तो चलो अभी आपका फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, मंथ का फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हो। अब मंथ का फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, ये स्क्रिबल करके जरूर देखना। अब इसमें क्या हो गया? इसमें आपका पहले आउटपुट टैक्स में 2 सेल है, 50 एंड 10 पे तो GST आता ही नहीं है, 50 पे ही आएगा। तो ये जो है 50 पे यहाँ पे आपका GST आएगा। सुनो, ये 50 लाख पे GST आएगा, ओके, CGST और SGST। ओके, उसके बाद में आप क्या लोगे? ITC। हाँ, आप क्या लोगे? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ ITC लेते वक्त ध्यान देना, जितना आपने क्रेडिट लेजर में क्लेम किया, जो 3B में आप क्लेम करने वाले हो, तो क्रेडिट लेजर में मैं कितना क्लेम कर रहा हूँ, तो मैंने निकाला है C1। ओके, 3,01,350 ये मेरा ITC क्लेम है, तो 3,01,350 क्लेम है। अब देखो लॉ क्या कहता है, जो आपका ITC क्लेम किया है आपने क्रेडिट लेजर में, उसमें से आपने जो D1 निकाला एग्जाम से रिलेटेड, तो D1 कैसे निकला? टोटल क्लेम किया, उसमें से जो कॉमन था, कॉमन का रेशियो निकाला हमने D1, तो वो D1 उतना लेस कर दो। तो D1 मैंने रेशियो निकाला था 4,600 वो अमाउंट आई थी, वो मैं लेस कर दूंगा, बाकी मैं एलिजिबल हूं। तो इतना बढ़िया बनाया ना उन्होंने। C1 पहले तो तुम टैक्सेबल और कॉमन का ले लो, और फिर कॉमन का अलग निकाल के T4 डिडक्ट करके कॉमन का जो है उसका रेशियो E/F में ले लो, और उसका रेशियो अगर आप E/F में ले लोगे, तो वो सिचुएशन में वो आपको यहाँ ITC में से इनर कॉलम में से ही रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ रिवर्स कर दोगे, बाकी नेट GST पेबल और रिवर चार्ज में आपकी 2 ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखो, रिवर चार्ज में आपको दोनों ट्रांसपोर्टेशन का देना पड़ेगा, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। हाँ, क्रेडिट आपको एक का ही मिला, जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल है उसका नहीं मिला होगा, पर आपको ये दोनों रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, ये देखो क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको मैकेनिज्म समझा होगा, तो डन। तो ये आपको रूल 42 फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ओके, जो करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है, लिख कर जाना। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इन वन स्टोर। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप लिख के जाना। अब इसमें जो है, पहले वाले में तो मैंने अप्रोच 2 बताया, ओके, इसमें अप्रोच 1, ओके, इसमें अप्रोच 1 से सॉल्व करता हूं। अब ये ऑल इन वन वाला क्वेश्चन आपके जो बुक में दिया होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चनर होगा, ऑल इन वन वाला क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दोनों अप्रोच से सॉल्व करके जाना। ओके, एक अप्रोच T ले लो। ओके, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, तो यहां पे इन्होंने अप्रोच क्या यूज किया, पहले T निकाल लिया, पूरा इनपुट टैक्स पहले T निकाल लिया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट फिर क्या निकाला, ओके, फिर इन्होंने T1 T2 T3 जो है T ले लिया, फिर T1 निकाला, फिर T2 निकाला, ओके, और फिर T3 निकाला।
ओके, फिर T3 निकाला, ओके, और ये डिडक्ट करने के बाद उनका C1 निकला। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या किया हमने, ओके, ये पहले वाले प्रॉब्लम में डायरेक्ट C1। सर, इस ऑल इन वन स्टोर के प्रॉब्लम में डायरेक्ट C1 निकल सकता है क्या? हाँ, डायरेक्ट C1 भी निकल सकता है अगर आप केयरफुली देखोगे। ये प्रॉब्लम को खुद जब सेल्फ सॉल्व करोगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, पर टाइम लेके सॉल्व करना, एक एक लाइन सॉल्व करना, ओके, तो ये प्रॉब्लम कर लिया और समझ गया ना, और दोनों अप्रोच से समझ गया ना, भाई साहब मजा आ जाएगा। ओके, आप ट्राई करना। तो ये C1 की जो अमाउंट आई, ओके, ये हमने कैसे निकाली, टोटल टी उसमें से, ओके, टोटल टी माइनस T1 T2 T3, ओके, ऐसा निकाला। ओके, वो नॉर्मल अप्रोच लिया। अब दूसरा एक अप्रोच, अगर आप डायरेक्ट C1 का टेबल बनाओगे कि जितना कॉमन है, जितना एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है, उतना ही लेना है, तो ये अमाउंट मैच होनी चाहिए। ये केयरफुली देखना, और जब आप कुछ सेल्व करोगे, अपने साथ लड़ोगे, हर पॉइंट पे देखोगे, जिंदगी भर याद रहेगा, तो ये प्रॉब्लम जरूर करना। और फिर आपका जो निकल गया, ओके, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने बहुत सारी बातें पूछी। ओके, यहाँ पे आप क्रेडिट लेजर को कितना दोगे, C1 निकालो, कॉमन क्रेडिट कितना है वो निकालो, ITC एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट वो भी निकालो, यानी D1 निकालो, इलिजिबल आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट से कितना मिला, T4 तो मिला ही आपको, कॉमन क्रेडिट के कितना मिला, यानी C3, यानी उनको सिर्फ उनको डेटा चाहिए कि कॉमन क्रेडिट से आपको D1 D2 हटाने के बाद कितना मिला, तो वो निकालो, और नेट जीएसटी लायबिलिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता आपने अगर ट्राई किया तो ये क्वेश्चन यही प्रिंसिपल पे सारे एक्सपेंसेस उन्होंने दिए। ओके, आप यहाँ पे C2 कॉमन क्रेडिट निकाल रहे हो, अब उसके लिए आपको T4 निकालना पड़ेगा, फिर T4 का टेबल दिया, उसमें वही दिए T4 एक्सक्लूसिव, सब डेटा दिया आपको कि कौन से इसमें एक्सक्लूसिव हुआ है, कॉमनली यूज हुआ है। फिर आप जो है कॉमन क्रेडिट निकाल लोगे, फिर D1 निकाल लोगे, ओके, E/F के रेशियो में, और अकॉर्डिंगली लास्ट में नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो ये एक प्रॉब्लम आपने ट्राई करना। ओके, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ऑल इन वन स्टोर्स का, और ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे स्टडी मैट में दिया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, इतना टफ नहीं आए तो भी इसके जैसा आ सकता है। आई होप दोस्तों, ओके, ये रिविजन में, ओके, जितना मैं आपको ये अप्रोच के बारे में समझा सकता हूँ समझा दिया। अब देखो, मैं नेक्स्ट आपको बता दूं E/F क्या होता है। E/F, ये तो E मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, और F मतलब टोटल टर्नओवर इन स्टेट। आई रिपीट, टोटल टर्नओवर इन स्टेट, ये आपका रहता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर E/F नॉट अवेलेबल फॉर अ टैक्स पीरियड, कभी कभी क्या होता है आपके ये टैक्स पीरियड में एग्जाम सप्लाई या टोटल एग्जाम सप्लाई नहीं है, अब ये टैक्स पीरियड में एग्जाम सप्लाई नहीं है इसलिए रिवर्स नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर ये टैक्स पीरियड में नहीं भी होगा तो आप लास्ट टैक्स पीरियड का E/F लो और उसके बेस पर बाइफरेट करो। और वैल्यू और टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड एक्साइज, वैट और CST। जब आप ऊपर वैल्यू लोगे तो उसमें एक्साइज, वैट और CST कंसीडर नहीं करोगे। तो ये था बेटा रूल 42। अब हम 43 की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं बस आपका, चलो अब नेक्स्ट पहले 43 कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 42 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यस और नो, अच्छे से समझ में आएगा तो फटाफट लाइक करो और शेयर करो। चलो 43 देखते हैं। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं रूल 43। रूल 43 में, चलो यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। ये जो मैंने रेगुलर बैच में हैंड रिटन नोट्स ली थी, इस बार का रेगुलर बैच हमारा हुआ 140 आवर्स में लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और एक ही बुक, 1 कॉन्सेप्ट बुक, 1 क्वेश्चनर एंड 1 चार्ट बुक। ओके, और कॉन्सेप्ट बुक अराउंड यहाँ पे 480 पेजेस में खत्म हो गई, और यहाँ पूरा IDT खत्म हो गया, क्वेश्चनर भी अराउंड लगभग सेम पेजेस में हमारा खत्म हुआ। चलो यहाँ पे रूल 43 मैंने उसमें किस तरह से लिया और आपको बहुत ईजी वे में समझा देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, रूल 43 अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC ऑफ कैपिटल गुड्स। जैसे रूल 42 में क्या अप्रोच लिया था उन्होंने, T माइनस T1 T2 T3 C1 आ जाएगा, या आप डायरेक्ट C1 भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर रूल 43 में कैपिटल गुड्स है जिसका वो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं है टू आउटपुट, वो जो कैपिटल गुड्स है ओवर द लाइफ स्पैन यूज करता है, इसलिए जो रूल 42 का अप्रोच लिया फॉर अपॉर्शनमेंट, वो अप्रोच रूल 43 के लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है, ओके, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखी। रूल 43 में कैपिटल गुड्स का कैसे अपोर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स का यहाँ पे उन्होंने पहले तो लाइफ अज्यूम की पूरे रूल के लिए, पूरे ITC चैप्टर के लिए, एंड दैट इज 5 years। 5 years यानी 60 months। यह नहीं याद रखना, तुम्हारे एक्चुअल कैपिटल गुड्स की लाइफ 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कैपिटल गुड्स की लाइफ उन्होंने अज्यूम की यहाँ पे कितना बेटा, 5 years यानी 60 months। 60 months याद रखो। अब उन्होंने अप्रोच क्या दिया, उन्होंने अप्रोच ये दिया कि जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए है, ओके, अने आपने कैपिटल गुड्स लाया और क्लियरली ट्रेसेबल है कि भाई वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस एग्जाम के लिए, तो उसके ITC लो ही मत, क्लेम भी मत करो, लो ही मत। ओके, उसके ITC ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ITC लो ही मत। उसके बाद में जो कैपिटल गुड्स ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं उसके ITC आप लो ही मत। ओके, ब्लॉक क्रेडिट वाले लो ही मत। तीसरा, जो कैपिटल गुड्स, ओके, आपका एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल या ZRS का है उसके ITC ले लो। यानी तुम जब ई क्रेडिट लेजर में क्लेम करोगे तो यहाँ पे ये जो है
डायरेक्ट वो क्लेम करो आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का है, और जो कॉमन है, ओके, जो कॉमन है, अब ये कॉमन का भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये भी आईटीसी कॉमन का, ओके, आप क्लेम करो, पर इसका रिवर्सल आएगा, यानी कॉमन यूज इन एग्जम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। तो वो केस में आईटीसी यू कैन क्लेम इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसका बाइफर्केशन आपको करना पड़ेगा और कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, नॉट लाइक इनपुट और इनपुट्स टी माइनस दिस नहीं, ओके, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, लगभग वैसा ही है। वहां हमने C1 लिया था, C1 में कॉमन, वहां मतलब रूल 42 में C1 में कॉमन और टैक्सेबल। यहाँ पे भी क्या कहते हैं वो, यहाँ पे वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई डायरेक्टली जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का ले लो, और जो कॉमन का है उसका लेके आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उसका लेके आपको कुछ पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने अप्रोच कैसा लिया, ये डायग्राम पे ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है तो आप मिस कर सकते हो। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि भाई मेरा रिलेवेंट टैक्स पीरियड है अगस्त, ओके, मैं बात कर रहा हूं अगस्त की, रिलेवेंट टैक्स पीरियड है अगस्त। अगस्त 26 में मैंने CG1 कैपिटल गुड्स परचेस किया, ओके, और ये CG1 कैपिटल गुड्स मेरा कॉमन है। मैं आपका पूरा फोकस फिलहाल कॉमन पे लाऊंगा, क्योंकि हमको कॉमन के बाइफर्केशन देखना है। तो कैपिटल गुड्स कॉमन परचेस किया, वैल्यू 50 लाख थी, और उसका जीएसटी 5% यानी 2.5 लाख जीएसटी था। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, कॉमन वाला है ना, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को इसका आईटीसी ले लो इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में ही पूरा आईटीसी ले लो, इवन दो कॉमन होगा पर इसका आईटीसी ले लो। उसको ओके नाम दिया टीसी, टीसी जो है आपका कॉमन क्रेडिट, ओके, कॉमन क्रेडिट जो, तो उसको नाम दिया टीसी, आपने क्रेडिट ले लिया, पर आपने कॉमन वाले का पूरा क्रेडिट ले लिया तो आगे कुछ आपको पे करना पड़ेगा, आगे ओवर द लाइफ स्पैन कितना माना है 60 मंथ्स। तो वो कहते हैं कि आपका जो टीसी रहा जिसका आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, ओके, क्रेडिट ले रहे हो, तो उसमें एक फॉर्मूला आएगा टी इक्वल्स टू टीएम डिवाइडेड बाय, ओके, ई बाय एफ। तो आपको टीएम निकालना पड़ेगा। तो ये जो आपने कॉमन क्रेडिट लिया 2.5 लाख इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसका टीएम निकालो, टीएम, ये टीसी टीएम याद करना पड़ेगा, टीसी जो कॉमन क्रेडिट में गया, टीएम टीसी डिवाइडेड बाय 60, ध्यान सुनना, जो आपका टीसी आएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 60, तो टीसी डिवाइडेड बाय 60 यानी पर मंथ का आ जाएगा। तो आपका पर मंथ का डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, ओके, तो आपका जो पर मंथ का होगा वो पर मंथ का आ जाएगा। और ये जो पर मंथ का आया 4167 आएगा शायद, लो कैलकुलेटर, ओके, यानी 2.250,000 डिवाइडेड बाय 60, तो पर मंथ आ जाएगा 4167। तो ये जो आपका पर मंथ 467 आया, तो आपको जो क्रेडिट लिया है वो उसके 60 मंथ्स में आगे क्रेडिट लेने के बाद आगे की लायबिलिटी कैसे आएगी वो बता रहे हैं। तो 60 मंथ में डिवाइड होगा 4167 4167 4167, और ये हर मंथ में जो आपका ये अमाउंट आया 4167, इसको आपको हर मंथ में उस मंथ का जो एग्जम्प्टेड होगा, आगे हर मंथ में उस मंथ का जो एग्जम्प्टेड होगा उस रेशियो में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको टीई निकालना पड़ेगा, और टी कैसे निकलेगा, टीएम इंटू ई बाय एफ, हर मंथ का निकालना पड़ेगा। तो जो आपका मंथ का आया इंटू ई मतलब एग्जाम का डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपको लेना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? तो कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप है। ओके, आपको कॉमन कैपिटल, जब प्रॉब्लम आएगा तो कॉमन, पहला थॉट, पहला कॉमन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले लेना है। पर भाई साहब वो कॉमन है, ओके, खेल थोड़ी है, गवर्नमेंट कहती है कुछ तो देना पड़ेगा, तो दामा थोड़ी है गवर्नमेंट का। तो आगे अब वो क्या कहते हैं, जो तूने क्रेडिट लिया वो 60 मंथ में डिवाइड कर दे, उसकी इंस्टॉलमेंट गिरा दे 60 मंथ की, ठीक है, गिरा दिया। अब क्या करूं इसका, तो अब ये जो तेरी मंथली अमाउंट आई इस कैपिटल गुड्स का, तो उस मंथ का जो ई रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, उस मंथ के ई में तो डिवाइड करते जा। समझ लो तेरा अगस्त का एग्जम्प्ट है 20 और टैक्सेबल 30, तो तेरा ओके अगस्त का आएगा इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, 50 कहां से आया टोटल, उस ई बाय एफ हर मंथ का टी में पे कर दिया। फिर नेक्स्ट मंथ का एग्जम्प्ट अलग होगा, नेक्स्ट मंथ का एग्जम्प्ट अलग होगा, तो उस मंथ के टर्न ई बाय एफ में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको समझा होगा। ओके, ये थी केस 1। ओके, अगर कैपिटल गुड्स आपने कॉमन खरीदा और इस रिलेवेंट मंथ में खरीदा, क्या होगा। अब केस 2, हाँ ये केस 2 ट्रिकी है, और ये केस 2 जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें आपको कितने पॉइंट्स याद रखना है। ओके, आपको क्रेडिट मिलेगा पॉइंट नंबर 1, उसके बाद में ये क्रेडिट अपोर्शन होगा पॉइंट नंबर 2, ओके, अपोर्शन होगा, ओके, और पॉइंट नंबर 3 टीआईई। ओके, तो देखो टीआईई आपको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। अब ये टीआई क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल। मेरा रिलेवेंट पीरियड है अगस्त, हम कौन से मंथ में है, अगस्त में है। एक कोई कैपिटल गुड से CG2 जो मैंने मार्च में खरीदा था, ओके, एक कोई कैपिटल गुड से CG2 जो मैंने कहां कब खरीदा था, मार्च में खरीदा था। मार्च में जब खरीदा था तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था। अब मार्च में जब वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था तो मैंने उसका क्रेडिट नहीं लिया था, उसका क्रेडिट नहीं लिया था।
समझ लो उसकी वैल्यू 50 लाख होगी, वैल्यू 50 लाख है और जीएसटी जो है ओके उसका 2.5 है, तो मैंने उसका आईटीसी नहीं लिया उस वक्त, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई। लेकिन फिर क्या हुआ, अगस्त में वो कैपिटल गुड्स मैंने कॉमन में लेके आ गया, उसको स्विच हो गया, वो पहले जो एग्जाम था अब वो कॉमन में आ गया, अब कॉमन में आ गया मतलब अब अगस्त से मैं टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए वो मशीन यूज कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब इंडस्ट्री कहती है कि ठीक है सर, मैंने ठीक है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मैंने नहीं यूज किया, किसके लिए नहीं यूज किया, ओके कॉमन के लिए एक्सक्लूसिव, पर इसके आगे तो यूज कर रहा हूं ना सर, उसकी लाइफ 60 मंथ्स है, चलो 5 महीने के निकाल दो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ्स का निकाल दो, पर 55 मंथ्स तो मैं कॉमन के लिए यूज करूंगा ना सर, तो मेरे को दोनों सर किसका क्रेडिट, चलो गवर्नमेंट कहती है कि अगर तेरा स्विच होता है और एग्जाम से तेरा स्विच एग्जाम से कॉमन में होता है तो तेरे को हम क्रेडिट दे देंगे, ओके तेरे को हम क्रेडिट दे देंगे। अब भाई साहब ये क्रेडिट कितना, ध्यान से सुनो, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो तेरा ओरिजिनल इनवॉइस का जीएसटी है, ये सुन, ओके सुन, जरा ओरिजिनल इनवॉइस का जीएसटी उतना क्रेडिट ले ले, और सर पूरा ले लो, हाँ 5 महीने बाद भी पूरा ले लो, हाँ ओके तो ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट ले ले, ओके डन 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 डन। अब अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट ले लोगे तो उसको टीसी में डाल दो, ओके तुम्हारा जो कॉमन गुड्स का क्रेडिट है टीसी ले लो, उसको डिनोट कर दो टीसी बाय क्रेडिट ले लिया। अब क्या करें, अब तुम ओके मंथली डिवाइड करो उसको, वही मैकेनिज्म मंथली यानी टीएम निकालो, ओके ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्रेडिट ले लो टीएम निकालो मंथली डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट आया आपका मंथली। अब इसको आगे बचे हुए 55 मंथ्स के लिए इवन तो मैं डिवाइड 60 कर रहा हूं, सर डिवाइड फिर 60 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने पूरा क्रेडिट लिया है 2.5 लाख, इवन 5 महीना वो यूज हुआ तो 2.5 पूरा ले लो, जितनी लाइफ है, क्योंकि जब मैं पूरा क्रेडिट ले रहा हूं तो उसके पूरे लाइफ से डिवाइड करूंगा, मैं पूरा क्रेडिट ले रहा हूं 2.5 तो उसके पूरे लाइफ से डिवाइड करूंगा, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मुझे आगे जो पे करना है वो 60 मंथ नहीं पे करना है, जो आपके बचे हुए मंथ है, रिमेनिंग पीरियड कितना मंथ है आपका बचे हुआ 55 मंथ्स, तो 55 मंथ्स ई बाय एफ के रेशियो में जितना एग्जाम का टर्न और उस रिस्पेक्टिव मंथ में आते जाएगा उतना मुझे पे करना है, दैट्स ऑल। वो मेरा टी निकल गया। डिनोटेशन याद रखना है क्या, यस ये डिनोटेशन याद रखना है। ओ भाई साहब समझ में आ गया सर, मजा आ गया। ओके अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, देख भाई हमने तेरे को पूरा क्रेडिट दे दिया था और तू तो आगे 55 मंथ्स, पर ये 5 महीने का क्या, तूने ये 5 महीना तो एक्सक्लूसिव एग्जाम में यूज किया, अब ये 5 महीना एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज किया और इधर क्रेडिट तो पूरा ले लिया, तो कुछ तो तेरे को और पे करना पड़े, ये तो तू आगे 55 मंथ्स के लिए पे कर रहा है, बचे हुए 5 मंथ्स जो पुराने थे उसका क्या, तो गवर्नमेंट कहती है वो जो 5 महीना तुमने एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज किया उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट पूरे लिए हुए हैं तो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। और पिक्चर में आता है TIE, कम ऑन, पिक्चर में आता है TIE, और TIE ये पे होगा, ये रिवर्स नहीं होगा, ख्याल में रखना। TIE ये जब आप फाइनल प्रॉब्लम करोगे तो एक होता है रिवर्सल, रिवर्सल मतलब क्या होता है कि जो इनर कॉलम में आप ITC लिखते हो लेस, ओके जो रिवर्स करना है, तो ये टी तो आपको रिवर्स करना है, ओके टी तो उसमें से आप रिवर्स कर दोगे, लेकिन TIE जो है वो आपको एज अ पेमेंट बताना पड़ता है, TIE अमाउंट पेबल, ओके अमाउंट एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो वो जो है इंपैक्ट वही होता है, रिवर्स करो या पे, पर ये पेमेंट बताना पड़ता है। तो नाउ ये कितना ITC जो आपने लिया था 2.5 इंटू 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, यानी जितना तुम एग्जाम के पीरियड के लिए था तो पर क्वार्टर के लिए 5%, समझ लो तुमने मार्च में खरीदा था तो आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है, तो पहला क्वार्टर जो रहेगा वो कौन से मंथ में खरीदा, मार्च, तो जो मार्च में खरीदा था पहला क्वार्टर लगेगा जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में जून, ओके और स्विच अगस्त में हुआ इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर 3 क्वार्टर हुए, तो 3 क्वार्टर के आपको तो 15% 3 क्वार्टर के 5% पर क्वार्टर 15% हुआ, वो आपको पे करना पड़ेगा, TIE आपको पे करना पड़ेगा। ओए समझा क्या, ओके समझाओ तो बोलो यस सर, लाइक करो शेयर करो, ओके तो ये हुआ आपको यहाँ पे पेमेंट करना है अगर पहले एक्सक्लूसिव होगा और वो कॉमन के लिए यूज किया होगा। सर आपने ये जो लिखा है ये दो ना, भाई साहब मैंने ये चार्ट में दिया है, अगर आप चार्ट देखोगे सिर्फ कंबाइन करके दे दिया मैंने, नीचे आप देखोगे तो मैंने सब लिया है, ओके रिलेवेंट मंथ में केस 1 फिर स्विच हुआ, ओके चार्ट में भी दिया है, ओके स्विच हुआ CG2, ओके और केस 3, तो बस उसको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, एक चार्ट में यहाँ पे दे दिया है, ओके डन 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 डन। हाँ अमाउंट अलग अलग हो सकती है, मैंने यहाँ अमाउंट अज्यूम की है, अमाउंट अलग अलग हो सकती है तो वो देख लेना, ओके मैंने डायरेक्ट यहाँ ITC लिया, वहाँ पे ओके मैंने 50 लाख का अमाउंट एग्जाम्पल समझा, कॉन्सेप्ट वही है, और जाने दो ना, ये भी क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने का ना, क्वेश्चन में ज्यादा और अच्छे से समझेगा आपको। ओके चलिए दूसरा मैं आपको थर्ड केस बताता हूँ। थर्ड केस क्या है, अब थर्ड केस और एक स्विचिंग होती है क्या, CG3 परचेस अर्लियर यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई बट सब्सिक्वेंटली कॉमन, मतलब क्या, समझ लो एक कैपिटल गुड्स मैंने मार्च में खरीदा था, CG3 मार्च में खरीदा था, वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था या ZRS के लिए था, वैल्यू थी 50 लाख, GST था 5% 2.5 लाख, उसका ITC ले चुका हूं,
आईटीसी ले लिया मार्च में, शायद यूज भी कर लिया होगा, पता नहीं, ओके ले लिया, कैपिटल गुड्स के 100% मिल जाते हैं। लेकिन मैंने अगस्त में ये डिसीजन लिया, सुनो, अगस्त में ये डिसीजन लिया कि ये टैक्सेबल अब मैं स्विच करूंगा कॉमन के लिए, सुनना, ये टैक्सेबल मैं स्विच करूंगा कॉमन के लिए, क्लियर। तो अगर यहां पे ये कॉमन के लिए, तो वो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, आई रिपीट, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, ओके, दोनों के लिए वो कॉमन में आ रहा है। तो पहले वो टैक्सेबल के लिए था, अब ये जो है ओके कॉमन में आएगा। अब मेरा पहला सवाल, जब वो कॉमन में आता है, हमने ऊपर क्या किया, एग्जाम वाला कॉमन में आता है तो क्रेडिट लिया, क्योंकि तब नहीं लिया था इसलिए अभी लिया। अब ये बताओ, जब टैक्सेबल वाला कॉमन में आता है तो हम वापस से क्रेडिट लेंगे क्या? नहीं, वापस से क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा। ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, टैक्सेबल का कॉमन में आता है तो क्रेडिट ले लेते हैं, ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट लेजर को ये नहीं जाएगा। अगर आपको ये सवाल पूछा कि क्रेडिट लेजर को क्या जाएगा, तो ये नहीं जाएगा आपका, हाँ CG1 का जाएगा क्योंकि वो ये टैक्स पीरियड का है। एग्जाम का कॉमन में आया तो वो आपको क्रेडिट पीरियड में जाएगा, उसका क्रेडिट मिलेगा, पर इसका नहीं मिलेगा आपको, ओके क्रेडिट नहीं, पर इसको टीसी में लो। टीसी में क्यों लो? क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट यहां क्या कहती है, भाई तुम तो क्रेडिट पहले ले चुके थे इसलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन आगे बचे हुए 55 मंथ्स, ओके टोटल 60 मंथ्स मार्च में खरीदा था, अब बचे हुए जो 55 मंथ्स है, ये 55 मंथ्स आपको इसका रिवर्सल करना है, इसलिए ये टीसी में कंसीडर करो। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, हम क्रेडिट नहीं लेंगे पर उसको टीसी में ऐड करेंगे, हम क्रेडिट नहीं लेंगे बट उसको टीसी में ऐड करेंगे। तो हम टीसी में कंसीडर करेंगे 2.5 लाख, ओके टीएम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 60, और अब बचे हुए 55 मंथ्स मुझे उसका प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी टी निकाल के मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। तो ये था रिगार्डिंग टू, ओके आपका टैक्सेबल से कॉमन में आया तो क्या होगा। अब भाई साहब समझा गया आपको? समझा तो बोलो यस सर, ओके चलो चलो अब आ जाओ क्वेश्चनर में। आप जो है मैं थोड़ा ये समझा देता हूं, देखो आपके क्वेश्चनर में, ये तो मैं नया क्वेश्चनर यूज कर रहा हूं, पर आपके पास एग्जिस्टिंग जो भी होगा तो उसमें रूल 43 के नीचे ये क्वेश्चन है, ओके पॉज करके देख लो और वहां आ जाओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, compute the ITC credited to electronic credit ledger for the month. Also compute the amount of ITC to be added to output tax liability for the month of September. आपको दो बातें निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना जाएगा और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर कितना ऐड होगा। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लो बेटा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखो कैपिटल गुड्स के लिए, जैसा हमने, अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, कैपिटल गुड्स के लिए क्या अप्रोच पढ़ा हमने रूल 43 में, अगर कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस और एग्जाम के लिए होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आईटीसी लो ही मत, वो कैपिटल गुड्स का लेना ही मत। जो कैपिटल गुड्स आपका टैक्सेबल के लिए होगा उसका आईटीसी ले लो, और जो कॉमन होगा, ओके जो कॉमन कैपिटल गुड्स होगा, तो कॉमन कैपिटल गुड्स का आप जो भी इनपुट टैक्स होगा उसका क्रेडिट ले लो, उसका क्रेडिट ले लो, फिर वो टीसी में कंसीडर करो। टीसी में इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि टीएम निकालना है, टीसी में कंसीडर करो, तो इसका क्रेडिट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर करो, फिर टीसी में कंसीडर करो, फिर टीएम निकालो और टी निकालो, ओके टी निकालो। अब देखो यहां पे जो आप कंसीडर करोगे वो तो पहला, आपने इस बंद में कैपिटल गुड्स खरीदा, सेकंड हो सकता है एग्जाम का कॉमन में आया होगा, तो एग्जाम का कॉमन में आया तो उसका भी क्रेडिट ले लो, एग्जाम का कॉमन में आता है तो उसका भी क्रेडिट ले लो, वो टीसी में कंसीडर कर लो, फिर टीएम और टी निकालो। अगर टैक्सेबल का कॉमन में आता है तो उसका क्रेडिट मत लेना, टैक्सेबल का कॉमन में आता है तो क्रेडिट मत लेना, लेकिन आप उसको टीसी में कंसीडर करना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा पर टीसी में कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीएमटी निकालना है तो टीसी में कंसीडर होगा, तो जो क्रेडिट ले रहे हो वो भी आएगा और जो टीसी में वो भी आएगा जिसका क्रेडिट आप नहीं ले रहे हो, पर हमें आगे के लिए क्योंकि उसका रिवर्सल करना है इसलिए टीसी में लेना है, और उसका टीएमटी निकालो और आपका टीआईई निकलेगा। टीआईई कब निकलेगा? जब आपका, सुनो, एग्जाम से कॉमन में आता है, स्विचिंग होता है, टीआई हर केस में मत निकालना, जब एग्जाम से कॉमन में आता है, स्विचिंग होता है, तो उसके पुराने एग्जाम्प्टेड पीरियड के पेमेंट करने पड़ते हैं 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ से, तो टीआई निकलेगा। इजी था। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चनर में, क्वेश्चन नंबर 24, और जो भी आपके क्वेश्चन में होगा, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, कंप्यूट द आईटीसी, क्या निकालना है आपको, आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ and compute the amount of ITC to be added to output tax liability for the month of September। कितना क्रेडिट मिलेगा और कितना ITC आपको कॉमन का रिवर्स या पे करना पड़ेगा, रिवर्स या पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल गुड्स का दिया है और आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम का दिया है,
तो यहाँ 70 और 40 और टोटल 110 दिया है, तो आपका ई जो है, ई तो यहाँ मिल जाएगा आपका एग्जाम, ई मतलब एग्जाम ई, और एफ, एफ आपका ओके 110 रहेगा। नाउ इनवर्स अप्लाई, कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स, मतलब जो है आपको यहाँ पे रूल 43 लगाना है, 42 पिक्चर में नहीं लाना है। 43 में कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, यस इसके आईटीसी मिल जाएंगे। ओके, एग्जाम सप्लाई इसके नहीं मिलेंगे, और कॉमन, कॉमन टैक्सेबल और एग्जाम के लिए, तो इसका क्या होगा, इसका आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, पर पेमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर टीसी टीएम टीआर निकालना, टीसी टीएम टी निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे, तो पहला सवाल क्या पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ना जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को 2000 और 4200 इतना जाएगा। ओके, तो 2000 और 4200, चलो इसके मार्क्स तो आपको आ गए। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, दूसरा ये पूछा कि भाई पेमेंट कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो अब ले लो टीसी, टीसी क्या, तो कॉमन वाला क्रेडिट, तो टीसी आपका आएगा, आपका टीसी जो रहेगा वो टीसी आएगा 4200, ये आपका टीसी है 4200, तो 4200 डिवाइडेड बाय 60 आपका निकल जाएगा टीएम, डिवाइडेड बाय 60 किया तो पर मंथ 70 रुपीज आ रहा है। अब पर मंथ अगर आपका 70 आ रहा है, तो हर महीने में 70 जो है उसका ई बाय एफ आपको पे करना पड़ेगा, तो ई बाय एफ ऑफ टीएम, ओके वहां टीआर वर्ड है पर अब टीआर कोई काम का नहीं, टीएम ही काम का है, तो पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, तो इतना आईटी से आपको पे करना है, ले लो मार्क्स पूरे भाई साहब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद में 25 या जो भी आपके, देखो आपके क्वेश्चन में होगा अल्फा बीटा गैमा वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन टाइम देके 1 से 1.5 घंटा एक एक पॉइंट लिख कर, और जो मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमीडिएट रिवीजन के बाद खत्म कर देना। 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 अप्रोच से रूल 42 में पढ़ा है, और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब अच्छे से कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये मैं समझा दूंगा पर आपको सॉल्व करके देखना है, मैं सिर्फ समझा सकता हूं, ठीक है। चलो चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको बता देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा एंड बीटा, तो टैक्सेबल प्रोडक्ट 2 है, अल्फा और बीटा, एंड 1 एग्जाम प्रोडक्ट गैमा, यानी अल्फा बीटा टैक्सेबल और गैमा एग्जम्प्ट है। ऑन द 1st October 2026 द प्रोडक्ट बीटा गॉट एग्जम्प्टेड। ओके, तो देखो स्टेटस क्या था, स्टेटस ये था कि अल्फा, अल्फा पहले टैक्सेबल था, बीटा ये टैक्सेबल था, और गैमा ये एग्जाम था, ठीक है। अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर को यहाँ पे बीटा एग्जाम्ट हो गया। ओके, बीटा जो था वो अब करंट स्टेटस है 1 अक्टूबर से वो एग्जाम्ट हो गया। While beta got exempted through an exemption notification, an exemption available on gamma got withdrawn, और gamma पहले जो एग्जाम था वो gamma अब टैक्सेबल हो गया, और अल्फा का स्टेटस वही है, वो टैक्सेबल। नाउ withdrawn on the same date, turnover exclusive of taxes of alpha beta gamma in the month of October was, अक्टूबर का स्टेटस 9 लाख 10 लाख 6 लाख। ओके, तीनों का टर्नओवर दे दिया है उन्होंने। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, एक बार फिर से, पहले अल्फा बीटा टैक्सेबल था, गैमा एग्जाम था। करंट स्टेटस 1 अक्टूबर का क्या है, हमें क्योंकि अक्टूबर का कैलकुलेशन करना है, तो करंट स्टेटस अल्फा टैक्सेबल, बीटा और गैमा, सॉरी बीटा एग्जाम और गैमा टैक्सेबल। तो आपको जो है करंट स्टेटस ये ध्यान रखना है, देन क्लियर। अब उसके आगे वो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो कैपिटल गुड्स, और हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे। मशीनरी यू परचेस ऑन 1 अक्टूबर, मशीनरी यू जो है 1 अक्टूबर को परचेस किया, बीइंग यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम का होगा, मत लेना। कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का होगा, उसका क्रेडिट क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर हो जाएगा, और कॉमन क्रेडिट क्रेडिट लेजर को टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कॉमन क्रेडिट बाद में उसका टी निकलेगा, क्लियर। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे क्या होगा, यू जो है अब ये कॉमन है, यू जो कॉमन है, तो यहां यू का क्रेडिट हमें मिलेगा, प्राइस 2 लाख, जीएसटी 36,000, तो इसका क्रेडिट हमें मिलेगा, कॉमनली यूज हुआ है, और हमारा रिलेवेंट पीरियड है अक्टूबर। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, ओके तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर होगा, मैं उसका इफेक्ट दूंगा, प्लस ये टीसी में भी जाएगा। ओके सुनना, ये टीसी में भी जाएगा, क्योंकि मुझे टीएम निकालना पड़ेगा, तो उसके डिवाइडेड बाय 60 पर मंथ भी निकालना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली टीएम टी। तो पहले 2 डिसीजन लेना कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कर चले जाएगा और टीसी, टीसी में आ गया तो फिर आगे कैलकुलेशन इजी है। दूसरा वो क्या कहते हैं, मशीनरी भी यानी कैपिटल गुड्स परचेस इन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा एंड गैमा। अब करंट स्टेटस क्या है, अल्फा टैक्सेबल है और गैमा ओके भी टैक्सेबल है।
ओके बीटा एग्जम्प्ट हुआ अक्टूबर में, अल्फा टैक्सेबल है, गामा भी टैक्सेबल है, बीटा एग्जम्प्ट है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये अल्फा और गामा के लिए यूज हो रहा है, मतलब एक्सक्लूसिवली, ओके ये कॉमन है, तो ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई का है, ओके एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई का है। तो इसके मुझे दो इफेक्ट फिक्स करने हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जाएगा? यस, ई क्रेडिट लेजर को जाएगा। ओके तो मेरा पहला सवाल होगा कि क्या ये ई क्रेडिट लेजर को जाएगा? बिल्कुल जाएगा ई क्रेडिट लेजर को। दूसरा यहाँ पे क्या है, क्या ये टीसी में भी कंसीडर होगा? यस टीसी में भी कंसीडर होगा। ओके कॉमन सॉरी नहीं, टीसी में नहीं जाएगा। ओके टीसी में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का है, तो टीसी में नहीं जाएगा। टीसी में वही जाएगा जो कॉमन है, आई रिपीट टीसी में वही जाएगा जो कॉमन है। तो ये टीसी में नहीं जाएगा पर क्रेडिट लेजर में जाएगा। ओके क्योंकि हमें टीसी में आगे जो कॉमनली यूज हो रहा है उसके अपोर्शन करना है। नाउ मशीनरी डब्ल्यू परचेस ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीटा। बीटा के लिए यूज किया गया मशीनरी कौन सा? डब्ल्यू। अब बीटा का करंट स्टेटस क्या है? बीटा का करंट स्टेटस वो एग्जम्प्ट है। तो क्या कह सकता हूं कि ये डब्ल्यू जो है ओके वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट है? यस भाई साहब, ओके डब्ल्यू जो है वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए। क्या होगा इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को भी नहीं जाएगा। ओके और टीसी का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि टीसी का तो इसलिए हम लेना है टीसी में क्योंकि आगे अपोर्शन करना है, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसमें, तो इसका अपोर्शन करने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि अपोर्शन तो ही होगा जब हम क्रेडिट लेंगे। जैसा पहला वाला कॉमन है, कॉमन में क्रेडिट लेंगे और उसको बाद में एग्जाम सप्लाई के रेशियो में अपोर्शन भी करेंगे, पर इसका कुछ नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी नहीं जाएगा। तो चलिए अगर मैं आंसर में देखूं पहला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कौन सा जाएगा, ओके यू का जाएगा क्या? यस उसका रिमार्क आपने दे दिया। ओके वी का जाएगा क्या? यस उसका रिमार्क आपने दे दिया। डब्ल्यू का जाएगा क्या? नहीं। ओके यू कॉमन है और ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए। चलो ओके तीन अपने यू वी और डब्ल्यू ये तो हो गया। चलो आपने ओके जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें से 2 मार्क्स तो पक्के कर लिए। ओके उसका रिमार्क लिखे। अब आते हैं डी ई एफ, ये 3 एडजस्टमेंट। अब डी क्या कहता है? मशीनरी एक्स परचेस ऑन अक्टूबर 1, ओके 3 years बिफोर, 3 साल पहले मशीनरी एक्स परचेस की थी फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑफ गामा। अब देखो 3 साल पहले मतलब ओके पुराना स्टेटस क्या था? पुराना स्टेटस था कि गामा एग्जाम था, पुराना स्टेटस है कि गामा एग्जाम था। अब गामा एग्जाम था तो ये मशीनरी जो एक्स आपने परचेस की होगी वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज हुई होगी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज हुई होगी तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब आगे क्या कहते हैं देखो, From 1 October 2026, such machinery will also be used in manufacturing product of beta. अब देखो also be used मतलब क्या? ओके ये पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए थे तब क्रेडिट हमने नहीं लिया, लेकिन 1 अक्टूबर को जो हमारा रिलेवेंट पीरियड है इसमें ये कॉमन यूज में आ गई। ओ भाई साहब ओके ये स्विच हुआ। स्विच क्या हुआ? ओके यहाँ पे स्विच ऐसा हुआ कि पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था एंड नाउ वो कॉमन में आ गया। अगर ये कॉमन में आ गया तो हम क्या करेंगे? इसका क्रेडिट लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसकी एंट्री जाएगी, इसका क्रेडिट क्लेम करेंगे और ये टीसी में कंसीडर करेंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्यों लेंगे? क्योंकि अब कॉमन में आ गया। तो लॉ क्या कहता है? रूल 43 कहता है कि क्रेडिट पूरा ले लो अभी और यहाँ पे टीसी जो है टीसी में भी डाल दो, क्योंकि उसकी अब जितने भी रिमेनिंग लाइफ बाकी होगी, ओके 3 साल तो हो गए, ओके 3 साल तो हो गए उसको, अब उसकी जो भी रिमेनिंग लाइफ बाकी होगी उतने पीरियड में वो हम जो है टीसी टीएमटी जो निकालेंगे और मंथली हम ये करेंगे, टी जो है मंथली हम रिवर्स करेंगे तो टीसी में कंसीडर हो जाएगा। प्लस इस मशीन का टीआईई भी निकलेगा। ओके इस मशीन का टीआईई भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल तक ये मशीन जो है एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुई, अब वो कॉमन में आ गई। अगर वो अब कॉमन में आ गई तो ऐसे एक सिचुएशन में ओके अभी हमने पूरा क्रेडिट तो क्लेम कर लिया जितना भी क्रेडिट था, लेकिन 3 साल का 5% पर क्वार्टर के हिसाब से इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। हमने पेमेंट भी कर लिया। तो प्रॉब्लम में लिखते वक्त ही ये डिसाइड कर लेना क्रेडिट लेजर में जाएगा टीसी में जाएगा, क्रेडिट लेजर में जाएगा पर टीसी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टीसी में वही जाना है कि अपोर्शन करना है, ये तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए। ये जो है स्विच हुआ तो क्रेडिट लेजर में भी जाएगा, एग्जाम टू कॉमन में आएगा, टीसी में भी जाएगा और ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे उसका टीआई भी निकलेगा। चलो ये मशीनरी वाई ले लेते हैं। अब मशीनरी वाई से रिलेटेड वो क्या कहते हैं? मशीनरी वाई परचेस ऑन अक्टूबर 4 years बिफोर ऑन 1 October 20XX, 4 साल पहले परचेस किया था फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीटा। अब 4 साल पहले बीटा तो टैक्सेबल था, आज एग्जाम्प्ट है, पर 4 साल पहले बीटा तो टैक्सेबल था, तो एक्सक्लूसिवली वो किसके लिए यूज किया? टैक्सेबल के लिए। फ्रॉम 1 October सच मशीनरी विल आल्सो बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑफ गामा। तो अब क्या हुआ कि ये पहले टैक्सेबल के लिए था तो हमने तब क्रेडिट ले लिया था। अब वो बीटा और गामा अक्टूबर में बीटा और गामा, तो बीटा और गामा जो है ओके स्टेटस क्या है? बीटा एग्जम्प्ट है, गामा टैक्सेबल है। मतलब क्या ये कॉमन में आ गया। ओके पहले ये एक्सक्लूसिवली, ध्यान से सुनना, ओके पहले ये एक्सक्लूसिवली ओके किसके लिए था? टैक्सेबल। अब ये वापस कॉमन में आ गई, कॉमन में आ गई।
अगर क्यों, क्योंकि करंट स्टेटस है कॉमन, क्यों, क्योंकि बीटा एग्जम्प्ट है करंट और गामा टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब देखो अगर टैक्सेबल का कॉमन में स्विच होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं लोगे, लेकिन ये टीसी में कंसीडर करोगे। सर टीसी में क्यों कंसीडर करना, क्यों, क्योंकि अब इसकी क्रेडिट तो ऑलरेडी ले लिया था, अब इसकी जो बची हुई लाइफ है, अब 4 इयर्स हो गए तो 1 ईयर इसका जो भी बचा हुआ लाइफ होगा, ओके, क्योंकि 5 इयर्स का लाइफ आपको एज्यूम करना है, तो इसका जो बचा हुआ लाइफ है वो बचा हुआ लाइफ पे आपको टी देना पड़ेगा रेशियो में, इसलिए टीसी में आपको कंसीडर करना पड़ेगा इसको, ओके, उसका टी निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, ना उसके बाद में मशीनरी जेड परचेज ऑन October 1 2 years बिफोर फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। अब ये जो मशीनरी जेड जो है वो 2 साल पहले, ओके सॉरी, हाँ 2 साल पहले यूज कर ली थी और वो तीनों प्रोडक्ट में यूज कर रही है, तो क्या इसका क्रेडिट अब अभी हम लेंगे क्या, नहीं, क्रेडिट अभी हम नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लेंगे क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी लिया होगा, पर इसका जो ओके मंथली पेमेंट है, ओके टी जो है वो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 साल पहले, क्योंकि 5 साल तक टी जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में 2 साल हो गए तो ये टीसी में लेना पड़ेगा। क्यों टीसी में लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ का इसका पेमेंट आएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी अक्टूबर पेमेंट की, जो हमको एग्जाम के प्रोपोर्शन में रिवर्स करनी पड़ेगी, तो ऐसे केस में टीसी में लिया जाएगा पर क्रेडिट नहीं होगा। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये पूरा हमने देखा। तो उसके बाद में रॉ मटेरियल आपने यूज किया, रॉ मटेरियल अक्टूबर में खरीदा, यूज किया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा, अल्फा टैक्सेबल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाएगा। ओके, अब ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में रॉ मटेरियल मतलब इनपुट की बात आ गई तो रूल 42 लगेगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली किसका है, ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का है। ओके, तो क्रेडिट मिलेगा। रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीटा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गामा, ओके, तो गामा का क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा, गामा अभी टैक्सेबल है। और कॉमन रॉ मटेरियल नहीं दिया, इसलिए हमें D1 D2 निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने एक्सक्लूसिव दिया है, तो सीधा सीधा जिसका क्रेडिट मिलेगा वो निकालना और बाकी नहीं निकालना है। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होगा, तो हमने ओके UVW तो देखा, एक्स का क्या होगा, अगर मशीनरी एक्स का यस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा क्योंकि वो कॉमन में आ रहा है और वो एग्जाम से कॉमन में आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका क्रेडिट में ले लूंगा। वाई का क्या होगा, वाई का मैं नहीं लूंगा क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी लिया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। जेड का क्या होगा, जेड वो पहले से कॉमन में है और उसका क्रेडिट तभी ले लिया होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल अल्फा मिलेगा, बीटा एग्जाम में नहीं मिलेगा और गामा मिल जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1,89,000 का बनता है। इतना सॉल्व कर दिया, और ये क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन ये समझ लो 14 मार्क्स के लिए या फिर ज्यादा मार्क्स 14 या उससे थोड़ा कम मार्क्स के लिए आता है, तो आपने आधे मार्क्स तो पक्के कर लिए। ओके चलो, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि टी निकालना है और फिर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो आपको क्या करना है टी निकालने के लिए, तो मैंने कहा जो टीसी में जाएंगे, अब टीसी में कौन कौन से जाएंगे, मैंने ये कहा था आपको टीसी, क्योंकि कॉमन क्रेडिट जमा करना पड़ेगा। ओके, तो हमें सारी मशीनरी नहीं लेनी है, जो टीसी वाली मशीनरी वही लेनी है, तो हमें जो है ओके यू कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, जो टीसी वाली है, क्योंकि जो जिसके क्रेडिट फ्यूचर में टी के फॉर्म में रिवर्सल करने पड़ेंगे। ओके, मशीनरी यू लेना पड़ेगा, उसके बाद में मशीनरी एक्स लेना पड़ेगा, मशीनरी वाई लेना पड़ेगा। ओके, तो और मशीनरी जेड जो पहले से चालू है, तो 4 मशीनरी आएगी। ओके, जो टीसी के लिए हम कंसीडर करेंगे यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, यू एक्स एंड वाई एंड जेड। अब इसका जब मैं टीसी निकालूंगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तो मैंने ऊपर पढ़ाई दिया, उसको ये लाइन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, डायरेक्ट आप टीसी ले लो। तो इसका टीसी क्या आएगा, तो टीसी ओके टीसी क्या लॉजिक पे मैंने पहले बता दिया, ठीक है, तो इसके टीसी लिख लो। ओके, टीसी के बाद टीएम निकाल लो। ओके, टीसी डिवाइडेड बाय 60 आपका टीएम निकल जाएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पे टीई निकल जाएगा। अब जो भी बचे हुए मंथ है, जैसे ओके मशीनरी यू कॉमन यूज हुई थी पर अभी यूज की तो 60 मंथ रिवर्सल है। एक्स जो है, एक्स के 3 साल हो गए थे तो 2 साल उसको आगे टी पे करना पड़ेगा, तो जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है वो पे करो। और एक केस में आपको टीआईई निकालना है, देखो एक केस में आपको टीआईई निकालना है। ओके, क्यों, क्योंकि एग्जाम का कॉमन में स्विच हुआ। ओके, तो उसका टीआईई आपको यहाँ पे ओके 12 क्वार्टर्स, ओके आई रिपीट 12 क्वार्टर्स, क्योंकि 3 साल यूज हुई थी, उसका रिवर्सल कर देना, खत्म। ओके, तो यहाँ आपका कितना रिवर्स करना है टीई इस मंथ में, ये रिवर्सल निकल गया। फिर आपका जो है आपका जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगा, तो जीएसटी लायबिलिटी जो है अल्फा का टर्न और बीटा तो एग्जाम्प्ट है, गामा का टर्न और ओके, और उसके बाद में यहाँ पे टोटल जीएसटी पेबल जो है 2,70,000 अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी टीआई आईटीसी से डिडक्ट मत करना, टीआई जो है ओके वो पे करना पड़ता है।
ओके, उसके बाद में आईटीसी अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इनर कॉलम में जो आपका रिवर्सल आया चारों का इस मंथ का, उतना आपने चारों का ऐड करके डिडक्ट कर दिया। ओके, आपका नेट आईटीसी ले लिया, दैट्स ऑल। ओके, इजी था। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार पूरा लिख कर सॉल्व करके इसके नोट्स वगैरह देखना। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है। तो रूल 42 43 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई साहब, ओके, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए और इस तरह से ये दोनों रूल हमने रूल 42 और 43 कंप्लीट किया। डन 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 डन। ओके, चलो अब नेक्स्ट में आता हूं। ओके, यहां पे ये क्या कहते हैं, जब वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आप लोगे, सुनो, जब एग्जाम सप्लाई लोगे तो आपको कौन से फैक्टर कंसीडर करना है। एक जो स्क्रीनशॉट मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट में लूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये जो मैंने रेगुलर क्लास में बोर्ड नोट दी थी, ये रेगुलर क्लास की बोर्ड नोट मैं थोड़ा यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, सो समझने में आपको आसानी होगी। ओके, देखो, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। आजा आजा आजा, कहा गया कहा गया कहा गया, हाँ हाँ। नाउ एग्जाम सप्लाई ने क्या, यानी जो आप ई लेते हो, सुनो, जो आप ई लेते हो एग्जाम सप्लाई ने क्या, वो मैं बता रहा हूं। स्कोप ऑफ एग्जाम सप्लाई इज वाइडन। ओके, स्कोप ऑफ एग्जाम सप्लाई इज वाइडन, मतलब क्या कि ये जो आपने रूल 42 43 आईटीसी का क्रेडिट है, इसमें एग्जाम सप्लाई का स्कोप इन्होंने बढ़ा है एज पर सेक्शन 17(3). ओके, 17(3) जब आप एग्जाम सप्लाई लोगे तो एग्जाम सप्लाई की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, क्या नॉर्मल डेफिनेशन है एग्जाम सप्लाई की, बोलिए एग्जाम नील रेट नॉन टैक्सेबल, ये तो तीन आएगी उसमें। ओके, जब आप ई लोगे तो ई में ये तीन तो आएगी। ओके, एडिशनल एक्टिविटी, हाँ, कुछ एक्टिविटी इन्होंने एग्जाम सप्लाई के स्कोप में ऐड की अंडर सेक्शन 17(3). अब एग्जाम सप्लाई के स्कोप में ऐड कर दी, मतलब क्या, मतलब उसमें यूज होने वाले इनपुट्स उसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। कॉमन अगर इनपुट्स यूज किया तो आपको ये जो रूल 42 43 के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कौन से और उन्होंने ऐड किए, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एंड सिक्योरिटीज, सुनना, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एंड सिक्योरिटीज, ये उन्होंने ऐड किया। मतलब क्या, मतलब अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में होगा, यानी उसका टैक्स जो कौन है, तो उसका टैक्स रिसिपिएंट देने वाला होगा, तो वो इस ओके यहाँ पे 17(3) में एग्जाम माना जाएगा, इंक्लूडेड इन एग्जाम। मतलब क्या, उसमें यूज होने वाले आईटीसी के क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको आरसीएम याद होगा। तो जो भी आउटवर्ड सप्लाई करता है आरसीएम में, उसको आईटीसी नहीं मिलते बिकॉज ऑफ दिस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है क्योंकि क्रेडिट मिल जाता है। ओके, लेकिन आपका आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, 73 कहता है। अगर आपके सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन हो गए तो ये जो है ये भी एग्जाम माना जाएगा। उसके बाद में उन्होंने और ऐड किया, शेड्यूल 3 की कुछ एक्टिविटी इन्होंने एग्जाम में ऐड की, कौन सी, सेल ऑफ लैंड। अगर आप लैंड सेल करें और उसमें कुछ इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस यूज किया तो वो उसके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर आपने सेल की, कंप्लीटेड बिल्डिंग एक्सेप्ट पैरा 5B। ओके, मतलब क्या कि अगर वो इंटेंडेड फॉर सेल होगे, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल किया होगा तो वो केस में आपको आईटीसी मिलेंगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद सेल किया होगा तो वो एग्जाम माना जाएगा और उसमें यूज होने वाले इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के आईटीसी नहीं मिलेंगे। और सप्लाई वेयरहाउस गुड्स, अगर आपका गुड्स वेयरहाउस में और वो आप सेल करते हो कस्टम वेयरहाउस में और वो सेल करते हो तो ये एग्जाम मानी जाएगी। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ओके, लॉ ये कहता है कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेंगे। लॉ ये कहता है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेंगे और एग्जाम के स्कोप में ये आएगी। ओके, बेसिक एग्जाम एक्टिविटी जो तीन है, ओके, आरसीएम सिक्योरिटीज वाला ऐड आ जाएगा और सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और वेयरहाउस सेल ये आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, ओके, वो समझना, शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 की इतनी ही एक्टिविटी वो एग्जाम मान रहे। मतलब क्या, मतलब शेड्यूल 3 में पैरा 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पैरा 2 को ट्रिब्यूनल वगैरह, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 6, पैरा 7, पैरा 8B, 9, 10, ये एक्टिविटी एग्जाम नहीं होगी। ओके, ये एक्टिविटी एग्जाम नहीं होगी, इट्स नॉट अ सप्लाई। अब कंफ्यूज मत होना, शेड्यूल 3 के हिसाब से ये सप्लाई नहीं है पर ये एग्जाम भी नहीं है। ओके, मतलब ये हुआ कि ये बाकी बची हुई एक्टिविटी में अगर आपने इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस यूज किया तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। सर थोड़ा एग्जांपल दो। मतलब ये हुआ कि समझ लो, ओके, आपने मर्चेंट ट्रेडिंग किया, मर्चेंट ट्रेडिंग किया मतलब ओके, यूएस से खरीदा और जापान सेल कर दिया। ओके, अब ये जो एक्टिविटी है मर्चेंट ट्रेडिंग की, ओके, ये तो सप्लाई नहीं है पर इसमें यूज होने वाले इनपुट्स के क्रेडिट्स मिल जाएंगे, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट मिल जाएंगे। या फिर सीडिंग कमीशन, री इंश्योरेंस का या कोई इंश्योरेंस एक्टिविटी की तो वो उस पर जीएसटी नहीं आएगा पर उसमें यूज होने वाले इनपुट्स के क्रेडिट मिल जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट जो ब्लॉक हुए वो सिर्फ एग्जाम के ब्लॉक हुए हैं। ओके, अगर आपका कोई सप्लाई नॉन सप्लाई शेड्यूल 3 का और वो एग्जाम में कवर नहीं होता है तो उसमें उसके क्रेडिट ब्लॉक नहीं होंगे, उसके क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। आई होप आपको समझा होगा। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग,
अगर समझ लो, क्योंकि आपको ई लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है और सेल ऑफ लैंड जो है, ओके, ये एग्जाम सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका ई जब लोगे फॉर्मूला में, D1 निकालने के लिए ई लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम है, तो वैल्यू क्या होगी, तो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। सिक्योरिटीज भी एग्जाम सप्लाई होगी, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ई कंसीडर करने के लिए 1% ऑफ सेल्स वैल्यू उसकी ई कंसीडर होगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या, सम एग्जाम सप्लाई इज नॉट ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई फॉर दिस सेक्शन। ओके, कुछ एग्जाम सप्लाई इस सेक्शन के लिए एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब ई में कंसीडर नहीं होगा। इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट और वैल्यू ऑफ ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप्ट। ओके, अब ये क्या है, मतलब आपकी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम होगा, लोन एडवांसेस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम होगा। वैसे तो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जम्प्ट है, पर क्रेडिट के लिए वो एग्जाम नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पे कि वो ई के लिए कंसीडर नहीं होगा, उसमें यूज होने वाले क्रेडिट आपको ओके रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे एग्जाम नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, इसके क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, यही मैंने चार्ट में आपको दिया है, ओके, कि वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में क्या क्या ऐड होगा, ये 3 बेसिक एक्टिविटी, एडिशनल ये 2 एक्टिविटी और शेड्यूल 3 की एक्टिविटी, और नीचे इंटरेस्ट डिस्काउंट ये कंसीडर नहीं होगा। तो ये था सेक्शन 17(3). ओके, उसके बाद में थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपने चेक कर लेना। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, ओके, अगर आईटीसी थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। ओके, स्पेशल ऑप्शन ऑफ आईटीसी फॉर बैंकिंग कंपनी। अब देखो, बैंकिंग कंपनी जो है, जो ये रूल फॉलो नहीं कर सकती, रूल 42, 43 फॉलो नहीं कर सकती। ओके, क्यों, क्योंकि बैंकिंग कंपनी जो है, इनका मेजर जो इनकम है वो इंटरेस्ट है। ओके, और बैंकिंग कंपनी जो है यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं कर सकती। तो बैंकिंग कंपनी को 2 ऑप्शन दिए, आइदर वो जो है ऑप्शन 1 में रूल 42, 43 से अपोर्शन करे क्रेडिट, क्योंकि उनका मेन सप्लाई एग्जाम है इंटरेस्ट। सर आपने तो बोला ना इंटरेस्ट एग्जाम नहीं होगा, बैंकिंग छोड़ के बाकी सबको, आई रिपीट, बैंक और छोड़ के बाकी सबको इंटरेस्ट एग्जाम नहीं बोला जाएगा, पर बैंक यहाँ लिखा है, ओके, इंटरेस्ट और डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंक और एफआई छोड़ के बाकी सब केस में वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा इन फॉर्मूला के लिए, आईटीसी अपोर्शन के लिए या आईटीसी लेने के लिए। लेकिन अगर आपका बैंकिंग होगा, सुनो, अगर आपका बैंकिंग और एफआई होगा तो इंटरेस्ट एग्जाम माना जाएगा। अब इनको क्या था कि इनको गवर्नमेंट ने कहा आइदर तुम ये रेशियो यूज करो जो 42, 43 के, या फिर ऑप्शन 2 सीधा 50% क्रेडिट लो और 50% मत लो, यानी जो आपका इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज है उसका 50% आईटीसी लो और 50% मत लो, दैट्स ऑल, क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, ये सेकंड ऑप्शन में बहुत सी बैंक कंपनी सेकंड ऑप्शन ले लेती है। कंडीशन ऑफ चूजिंग 50% अवेलमेंट, सिर्फ कंपनी और इंस्टीट्यूशन शैल नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस दैट इज फॉर नॉन बिजनेस। लेकिन वो 50% जो आप लोगे तो सबसे पहले क्या करना कि पहले उसके क्रेडिट आप ये कर दो, ओके, जो बिजनेस के लिए नहीं वो हटा दो, ओके, उसके बाद में जो ब्लॉक क्रेडिट है वो हटा दो, और जो बचा, ओके, वो हटा दो, जो बचा उसका 50। पर अगर यहाँ पे 50% ऑफ आईटीसी रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई व्हेन सप्लाईज आर मेड बिटवीन द ब्रांचेस। लेकिन आपके ब्रांच से आया होगा तो 100% ले लो, ओके, आपके ब्रांच से आया होगा तो 100% ले लो। ये पॉइंट समझा गया आपको, बताओ फटाफट। चलिए, अब आ जाओ आप नीचे सेक्शन 18 पे। तो हमने जो है यहाँ पे सेक्शन 17 के सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए। सेक्शन 17 के आप क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। इस बार आपके एग्जाम में सेक्शन 17 पे रूल 42, 43 या बैंक वाला, ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब सेक्शन 18। अब यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको क्रेडिट कैसे मिलेंगे, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 18(1) क्या कहता है, सेक्शन 18(1) ये कहता है कि अगर कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पहले आप जो थे अनरजिस्टर्ड थे, फिर रजिस्टर्ड हो गए, ओके, या फिर पहले एग्जाम थे, टैक्सेबल हो गए, कंपोजिशन स्कीम में थे और फिर आपका जो है टैक्सेबिलिटी में आ गया, स्विच हो गया। तो स्विच के टाइम ट्रांजिशन केस में आपको क्रेडिट कैसे मिलते हैं, ये ट्रांजिशन केस, ओके, आपने ऑफिस में भी एक्सपीरियंस किया होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट केस होती है कि जहां क्रेडिट एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, आप जो है यहाँ पे पहले अनरजिस्टर्ड थे और रजिस्टर्ड हो गए एंड यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। यानी सेक्शन 18(1) कहता है कि पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, फिर ओके आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और आप रजिस्टर्ड हो गए या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए और आप 30 डेज में अप्लाई कर रहे हो, सुनो, 30 डेज में अप्लाई कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब देखो क्या हुआ, जब पीरियड आपका अनरजिस्टर्ड का था, यूआरपी थे और आप रजिस्टर्ड हो गए, तो इस पीरियड में आपने आईटीसी नहीं लिए होगे, ओके, आईटीसी नहीं लिए होगे, किसके, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के, आपने आईटीसी नहीं लिए इस पीरियड में, ओके, और अब आप रजिस्टर्ड हो गए, तो जिस दिन स्विच हुआ
उस दिन कुछ ऐसा स्टॉक बाकी होगा जो पुराना होगा, जिसके क्रेडिट नहीं लिए। लेकिन अब तो आप रजिस्टर्ड हो गए, अब रजिस्टर्ड हो गए, तो अब वो स्टॉक जब बेचोगे तो उस पर जीएसटी तो आएगा ना भाई साहब। अब उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो उसका तो क्रेडिट हमने नहीं लिया, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। ओके, तो नाइंसाफी नहीं चाहिए भाई साहब। ओके, गवर्नमेंट क्या कहती है कि चल भाई, ओके, तू जब स्विच होगा और पुराना तेरा स्टॉक बाकी होगा तो उस स्टॉक के क्रेडिट हम देने के लिए तेरे को रेडी है। थैंक यू गवर्नमेंट। ओके, उस स्टॉक के क्रेडिट देने को रेडी है। या फिर तूने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, पहले तू अनरजिस्टर्ड था। ओके सुन, पहले तू अनरजिस्टर्ड था, फिर रजिस्टर्ड हो गया, पुराना स्टॉक बाकी है जिसका क्रेडिट तूने नहीं लिया होगा, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में भी हम तेरे को स्टॉक के क्रेडिट देने को रेडी है। चलो भाई साहब, ये अच्छी बात हुई। उसके बाद में सी क्या कहता है? ओके, 18(1)(c कहता है कि पहले तू ओके यहाँ पे सीएल में था, सीएल में था मतलब कंपोजिशन स्कीम में था। ओए, कंपोजिशन स्कीम में था और तू नॉर्मल में आ गया। अब तू कंपोजिशन स्कीम में था तब तेरे को क्रेडिट नहीं मिला होगा, अब तू नॉर्मल में आ गया। क्यों? क्योंकि तेरा एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख एक्सीड हो गया। तो अब जब तू नॉर्मल में आएगा तो तुझे तो नॉर्मल जीएसटी देना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं कंपोजिशन में था तब मैंने इनपुट खरीदा होगा, कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, इनपुट सर्विस खरीदे होंगे, उसके तो क्रेडिट मिले ही नहीं। तो चलो, गवर्नमेंट कहती है हम तेरे को स्टॉक का क्रेडिट देंगे। और सिमिलर लाइक पहले तू एग्जाम में था फिर टैक्सेबल में आ गया। सुन, पहले तू एग्जाम में था फिर टैक्सेबल में आ गया तो स्टॉक की क्रेडिट। तो ये चार केस में सेक्शन 18(1) में गवर्नमेंट आपको ये 4 सिचुएशन में क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी में ओके स्टॉक के क्रेडिट देने को रेडी है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट कुछ क्रेडिट दे रही है, तुम्हारे फायदा कर रही है, तो गवर्नमेंट अपनी कंडीशन डालती है बॉस। ओके, गवर्नमेंट कहती है अपनी अपनी कंडीशन होगी। ओके, समझा क्या? ओके, कंडीशन होगी तो तुमको जो है उसका टैक्स देना। ओके, हमारे कंडीशन पे क्रेडिट मिलेंगे। तो इंडस्ट्री के लिए बताओ क्या कंडीशन है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि अगर तुम पहले अनरजिस्टर्ड हुए और आप यू लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, मतलब आपकी लायबिलिटी सेक्शन 22 या 24 में आ गई रजिस्ट्रेशन की, और 30 डेज में आपने अप्लाई कर दिया होगा। सुनो, ओके, हमारी पहली शर्त, तुम जब लायबल हुए तो आपने 30 डेज में अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब सर, अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो फिर हमें ये स्टॉक का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। तो 30 डेज में आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, 30 डेज में अप्लाई करेंगे तो क्या? तो गवर्नमेंट कहती है पर्सन एंटाइटल टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनपुट ऑफ सच हेल्ड इन स्टॉक, जो आपके स्टॉक में इनपुट है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। किस दिन देखेंगे? जब आप स्विच हो रहे हो तो इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। ओके, जो फिनिश गुड्स में और हेल्ड इन स्टॉक, तो आपको इनपुट्स जो स्टॉक में है तुम्हारे स्टोर में पड़े हैं, जो इनपुट सेमी फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं, और इनपुट्स फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं, उसका क्रेडिट हम आपको दे देंगे। ओके, अच्छी बात हुई, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा। लेकिन आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जा रहे हो, क्लॉज ए में कैपिटल गुड्स के नहीं मिलेंगे। यानी जो कैपिटल गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैपिटल गुड्स आपने अनरजिस्टर्ड पीरियड में खरीदे थे, जो कैपिटल गुड्स आपने अनरजिस्टर्ड पीरियड में खरीदे थे, उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे भाई साहब। ओके, उसका नहीं देंगे, हम सिर्फ इनपुट का देंगे। अरे सर, ये तो गलत है, लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। ओके, तो इनपुट्स का ही मिलेगा। ओके, तो अगर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए और 30 दिन में अप्लाई किए तो किस दिन का स्टॉक लिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब वो लायबल हुआ, स्विच हुआ, उसके पहले वाली डेट का, ओए सुन, उसके पहले वाली डेट के स्टॉक का आपका क्रेडिट दिया जाएगा। चलो, ये बात हमारे समझ में आ गई कि पहले वाले दिन का दिया जाएगा। और बी में भी आपको इनपुट का, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो इनपुट का आपको आईटीसी दिया जाएगा। सुनो, इनपुट का आईटीसी दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो ओके, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो जिस दिन आपकी आरसी आई, उसके प्रीसीडिंग डेट का आपको यहां पे दिया जाएगा। कंडीशन बस ये है कि पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। ओके, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगा तो आरसी के पहले दिन का दिया जाएगा। चलो, ये तो हमने देख लिया। ओके, दूसरा, अगर आप सीएल से नॉर्मल में आते हो या आप जो है एग्जाम से नॉर्मल में आते हो, सीएल से नॉर्मल में और एग्जाम से नॉर्मल में आते हो, तो आपको स्टॉक के क्रेडिट दिए गएंगे। ओके, तो इनपुट जो स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में, उसमें मिलेंगे। और खास बात क्या है यहाँ पे भाई साहब? यहाँ पे खास बात यह है कि आपको कैपिटल गुड्स के भी मिलेंगे। सुनो, आपको कैपिटल गुड्स के भी क्रेडिट मिलेंगे। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे ओके, कैपिटल गुड्स के जो आपने कंपोजिशन स्कीम के तहत कैपिटल गुड्स खरीदा था, क्योंकि तब आप कंपोजिशन स्कीम में थे पर रजिस्टर्ड थे। ओके, रजिस्टर्ड थे तो ओके, नो डाउट आपके नाम का बिल होगा, B2B में बिल होगा, कैपिटल गुड्स का देने में दिक्कत नहीं है। सर, इधर क्यों नहीं दिए कैपिटल गुड्स के? क्योंकि वो पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे, B2B नहीं थे, आपके नाम का बिल भी नहीं निकला होगा, आपका जीएसटी में नहीं था। वैलिडेट कहां से करे कि आपने सही परचेस किया कि नहीं किया? वहां वैलिडेशन मुश्किल हो जाती है, यहाँ कैपिटल गुड्स में। लेकिन जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे, ओके, तब आप रजिस्टर्ड थे, मतलब कहीं तो भी कैपिटल गुड्स ट्रेस होता है, उसका वैलिडेशन होता है, ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है। इसलिए गवर्नमेंट कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हो तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देने के लिए रेडी है। ओके, अब मेरी बात सुनना, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देने के लिए रेडी है, पर कितना देगी गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स का? तो गवर्नमेंट कहती है कि जो कैपिटल गुड्स का आईटीसी है -5% पर क्वार्टर या पार्ट दे रहा हो, यानी आपने
जितना स्विचिंग के पहले यूज किया ड्यूरिंग कंपोजिशन, उसका 5% पर क्वार्टर या पार्ट दे रहा हूं। ये यहाँ पे क्वार्टर, कैलेंडर क्वार्टर, जैसे मैंने रूल 43 में पढ़ा है ना, कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से। ओके, कि भाई जो मंथ का क्या बिल है, उस मंथ का ओके कौन सा कैलेंडर क्वार्टर है वो फर्स्ट होगा, और जो मंथ में स्विचिंग हुआ ओके उस मंथ का कौन से क्वार्टर में आता है, ऐसे आपको कैलेंडर क्वार्टर लेने, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर होगा तो भी फुल क्वार्टर लेना है। इसका मैकेनिज्म हमने रूल 43 में पढ़ा था, आपको याद होगा तो आईटीसी -5% पर क्वार्टर कब का, ओके तो ये आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट पे जो कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है उसका आपको उतना डिडक्ट करके बाकी आईटीसी आप क्लेम कर लोगे। ओके, आईटीसी क्लेम कर लोगे। सेम मैकेनिज्म एग्जाम में, अगर एग्जाम से आप टैक्सेबल में है। अब देखो यहाँ चीज समझना जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर पहले आप एग्जाम में थे इसलिए आपने ओके क्रेडिट नहीं लिया, पर अगर पहले आप एग्जाम में थे और रजिस्टर्ड भी रहेंगे, सुनना ओके ये क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक केस प्रॉब्लम पूछा गया था। अगर पुराना आप एग्जाम में थे पर रजिस्टर्ड थे, तो रजिस्टर्ड थे तो आपके पास बिलिंग जो है प्रॉपर है, तो इनपुट का तो हम देंगे, कैपिटल गुड्स का भी दे देंगे। सुनो, कैपिटल गुड्स का भी आपको दे देंगे, लेकिन आप एग्जाम के साथ साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो उसकी बिलिंग जो है आपका ऑथेंटिकेटेड बिलिंग होगी, आपके नाम की बिलिंग होगी, B2B में होगा तो उसका क्रेडिट हम देने को रेडी है। ओके, वही आईटीसी -5%। अब एक केस स्टडी आपको बताओगा क्या है, एक केस स्टडी ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई पहले वो एग्जाम था पर अनरजिस्टर्ड भी था, क्योंकि सेक्शन 23 में दिया है कि अगर आपका एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होगा, सुनो मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होगा और ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अनरजिस्टर्ड थे, तो एग्जाम सप्लाई भी है और अनरजिस्टर्ड भी थे, और फिर आपका टैक्सेबल हुआ तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो अब यहां ओके सिचुएशन देखो किस में आ गई कि आप जो है एग्जाम थे और अनरजिस्टर्ड भी थे, और फिर टैक्सेबल हुए और रजिस्ट्रेशन भी लिया, तो ये केस ओके ए में जाएगी या यहां पे डी में आएगी, क्योंकि ए कवर करता है पहले आप अनरजिस्टर्ड थे और फिर रजिस्टर्ड हुए, लायबल टू रजिस्टर्ड हुए, और इसको ई भी कवर करता है, पहले आप अनरजिस्टर्ड इसलिए थे क्योंकि एग्जाम था, फिर आपका टैक्सेबल हुआ तो रजिस्ट्रेशन लिया, तो ए में आएगी या ई यहां पे डी में आएगी। अब देखो ए में आती है तो कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नहीं मिलते, पर ई में आती है तो कैपिटल गुड्स के क्रेडिट मिलते हैं। पर यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ने ये इंटरप्रिटेशन लिया कि यहाँ पे ओके एक आधा ऐसा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाया होगा आपको, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अनरजिस्टर्ड होगे तो इधर ही जाएगा और आपको सिर्फ इनपुट का ही मिलेगा। हाँ, अगर आप पहले एग्जाम में होगे, सुनो पहले एग्जाम में होगे और आप रजिस्टर्ड होगे, एग्जाम में होगे और आपके पास रजिस्ट्रेशन था, तो फिर आप डी में उसका बेनिफिट ले सकते हो, स्टॉक का और कैपिटल गुड्स का। अब भाई साहब समझाओगे तो लाइक कर और शेयर कर। चलो ये हमने देखा। नाउ ओके सी और डी वाला सिचुएशन होगा और आप उसमें इनपुट और कैपिटल गुड्स के दोनों के क्रेडिट लेते हो, इसलिए आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपका क्लेम 2 लाख के ऊपर होगा सी और डी में तो आपको सीएमए का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत खास बात बताता हूं आपको, क्या खास बात बताता हूं, सेक्शन 18(2) क्या कहता है पता है आपको? सेक्शन 18(2) कहता है कि ये जो आप स्टॉक के मतलब ए बी सी डी चारों क्लॉजेस में स्टॉक और कैपिटल गुड्स के क्रेडिट लोगे, ये आपका लास्ट 1 ईयर का परचेस होना चाहिए, यानी डेट ऑफ इनवॉइस स्विचिंग के पहले लास्ट 1 ईयर में होना चाहिए। चलो अगर हम यहाँ पे ओके क्वेश्चनर लेते हैं, तो क्वेश्चनर में क्वेश्चन नंबर 28, ये टाइटल आपको दिखेगा 18(1) का, आपके पास जो पुराना क्वेश्चनर होगा तो उसमें भी मिल जाएगा ओके आपको। तो 18(1) अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, आप पॉज करके देख सकते हो। तो ऐसे केस में मैं आपको बताता हूँ, क्वांटा इंटरप्राइजेस का एक क्वेश्चन है, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है, देखो कि भाई इनपुट जो है ये सब कुछ दिया उन्होंने, स्विचिंग हुआ ओके, एंटरप्राइजेस प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स इनपुट ऑफ स्टॉक बाइट ऑन 24 सितंबर, क्योंकि 25 सितंबर को स्विच हुआ ओके, और स्विच क्या हुआ बेटा ओके, यहाँ पे देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया, सुनो ओके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया 17 सितंबर को, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड ऑन 25 सितंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 25 सितंबर को आया। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 25 सितंबर को अगर यहाँ पे आता है तो उसके पहले वाली डेट 24 सितंबर हुई ओके, 24 सितंबर हुई, तो उन्होंने क्या किया, अब 24 सितंबर के लास्ट 1 ईयर में आपका स्टॉक परचेस होना चाहिए, तो आपने 2 सितंबर को यस ये स्टॉक का आप क्लेम कर पाओगे इनपुट का, आपने कुछ स्टॉक 21 जुलाई को खरीदा, ठीक है इसका कर पाओगे, आपने कुछ इनपुट फाइनल प्रोडक्ट में ओके, तो उसमें से कुछ इनपुट जो है, ये क्वेश्चन में क्या था, कुछ इनपुट 1 साल पहले के तो उसका नहीं मिलेगा ओके, इनपुट्स वैल्यू 13 सितंबर को परचेस किया, उसका आईजीएसटी कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, तो इस तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा भाई साहब, बाकी तो सब मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो इनपुट का लिया गया, जो पुराना स्टॉक है उसका नहीं लिया गया और कैपिटल गुड्स का नहीं लिया गया, और इतना क्रेडिट आप क्लेम कर पाओगे अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ओके फॉर दैट मंथ। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो डीपीक्यू मैंने ये बताया आपको ओके, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना ओके, विजय प्राइवेट लिमिटेड वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नवंबर 25 एग्जाम में ये पूछा गया था ओके। ये क्वेश्चन में क्या था,
ओके यहाँ पे कि वो एग्जाम था और एग्जाम भी था और रजिस्टर्ड भी नहीं था। ओके तो क्लॉज सी में लेना कि डी में लेना। ओके तो ये वाला विजय लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ के जाना सेक्शन 18(1) में। ओके ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल गुड्स के भी क्रेडिट मिलेंगे 5% पर क्वार्टर, अगर एग्जाम से नॉर्मल में आ गया, कंपोजिशन से नॉर्मल में आ गया। ओके आई होप आपको समझा होगा तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट जरूर देना। ओके तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 18(1) और 18(2). 18(1) हो गया, 18(2) हो गया। अब आते हैं हम 18(3) पे। ओके 18(3) पे ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। अब ये ट्रांसफर ऑफ आईटीसी क्या है? अगर आप बिजनेस सेल कर देते हो, आपका सेल, अमनगेबेशन, लीज ट्रांसफर हो जाता है। ओके तो वो केस में अगर जो समझ लो आप ट्रांसफरर हो, एक है ट्रांसफरी। ओके तो यहाँ पे जो अपना बिजनेस सेल कर रहा है, अमलगमेंट कर रहा है, लीज कर रहा है, तो क्या उसके अनयूटिलाइज आईटीसी जो ई क्रेडिट लेजर में पड़े हैं, क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं? लॉ कहता है बिल्कुल ट्रांसफर हो सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें होगी। या डीमर्जर हो रहा है, समझ लो आपका कोई एक यूनिट डीमर्ज हो रहा है, तो क्या आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट जो आपकी असेट जा रही है डीमर्जर में, तो असेट के हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट यूनिट ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशन है कि आपकी सारी लायबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए। दूसरा, ओके डिक्लेरेशन आपने फाइल करना चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ सीएसीएम में लगेगा। ओके आपके ट्रांसफर ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिसको भी आपने ट्रांसफर किया उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन करने चाहिए। ओके तो ये था, एक सिंपल सा था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पढ़ लेना। लेकिन हाँ, ओके ट्रांसफर आप क्रेडिट कर सकते हो। इसमें एक सर्कुलर है, डीमर्ज के केस में क्या रेशियो में ट्रांसफर करना, ओके क्या प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करना, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ एसेट होगी, पर किसको पहले ट्रांसफर करना, तो मैं आपको कहूंगा वो सर्कुलर नहीं भी रीड किया तो भी चलेगा। मुझे नहीं लगता कि उस सर्कुलर पे, डीमर्जर के सर्कुलर पे कोई सवाल आपको पूछा जाएगा ना। फिर 18(4) क्या कहता है? अब सुनो 18(4) नीचे मैंने डायग्राम दी 18(4) की, और इधर 18(6) की डायग्राम नीचे दी है। तो थोड़ा मैं ये डायग्राम के हिसाब से आपको 18(4) एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो है ना रिवर्स स्विचिंग है। अब ये रिवर्स स्विचिंग क्या है, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। रिवर्स स्विचिंग क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं कि समझ लो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, फर्स्ट ऑफ पहले आपका नॉर्मल टैक्स में था, आप टैक्स दे रहे थे। ओके नॉर्मल टैक्स दे रहे थे और आप उसका क्रेडिट भी ले रहे थे। आप यहाँ पे उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। ओके इनपुट खरीदे क्रेडिट ले रहे हैं, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं, इनपुट सर्विस पहले आप नॉर्मल में। फिर हो सकता है कि आप जो है आप कंपोजिशन लेवी में ऑप्ट कर लिया, मतलब नॉर्मल से उल्टा स्विचिंग हो रहा है। नॉर्मल से कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर लिया, नॉर्मल से एग्जामिशन के लिए चले गए, या अनरजिस्टर्ड। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप टैक्स देना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कंपोजिशन लेवी में छोटा टैक्स दे रहे हो, एग्जामिशन ले रहे हो, या अनरजिस्टर्ड कर रहे हो, तो भाई साहब ओके जो पुराने क्रेडिट है हम उसको रोकेंगे, क्योंकि आप आगे जब टैक्स दे ही नहीं रहे तो हम वो पुराने क्रेडिट आपको कंटिन्यू करने नहीं देंगे। ओके कंटिन्यू करने नहीं देंगे। बात सिंपल सी समझ में आ गई आपको? अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, सेक्शन 18(4) में कहती है कि जिस दिन आपका स्विचिंग हुआ, ओके नॉर्मल से बिना टैक्स में या कंपोजिशन में स्विचिंग हुआ, तो उस दिन के पहले दिन, उसके प्रेसिडिंग डे को, ओए सुन मेरी बात, उसके प्रेसिडिंग डे, भाई 1 अप्रैल से आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, ओके या आप एग्जामिशन में चले गए, अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो प्रेसिडिंग डे 31 मार्च को हम क्या करेंगे? 31 मार्च को हम तुम्हारा इनपुट कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक जो लाइंग इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। ओके जो भी इनपुट आपका होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालेंगे। जो आईटीसी आप ले चुके थे, यानी जो इनपुट का आईटीसी आप ले चुके थे, उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसके इनवॉइस के बेसिस पे निकालेंगे। ओके और कैपिटल गुड्स का भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालेंगे। रूल कहता है कि अगर कोई इनवॉइस नहीं मिला तो उसके आज के मार्केट वैल्यू पे आईटीसी निकालेंगे, उसकी जो आज की प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू होगी उसके बेस पर आईटीसी निकालेंगे। तो भाई साहब इनपुट का निकाल लिया, कैपिटल गुड्स का निकाल लिया। अब देखो अज्यूम करते हैं कि आपका इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का, अज्यूम करते हैं कि आपका आईटीसी प्रोपोर्शनेट निकल गया 12 लाख रुपीस उसके इनवॉइस के बेसिस पर, दोनों का इनपुट और कैपिटल गुड्स का अज्यूम करते हैं। केस 1 12 लाख निकला, तो उस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखा जाएगा, जिस दिन रिवर्सल करना है, क्योंकि आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा 12 लाख रुपीस। उस दिन देखा जाएगा भाई तुम्हारे आईटीसी में बैलेंस था 10 लाख, अब तुमको रिवर्स कितना करना है? 12 लाख। आईटीसी में बैलेंस कितना था? 10 लाख। तो पहले आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिवर्स कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। ये आपने रिवर्सल कर दिया, अभी भी 2 लाख बाकी है, तो 2 लाख आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ए सुन 2 लाख आपको कैश में पे करना पड़ेगा, पर आपको पूरा 12 लाख तो देना ही पड़ेगा। ओ भाई मेरी बात समझ में आई क्या? समझ में आई तो बोलो यस सर, डन 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 डन। ओके समझ में आ गई? तो चलो ये तो हमने दे दिया 12 लाख। अगर समझ लो ये जो रिवर्सल अमाउंट 6 लाख होता, तो अगर ये अमाउंट 6 लाख होता तो आप क्या करते? तो अगर ये अमाउंट 6 लाख होता तो उस दिन मेरा क्रेडिट लेजर क्या बता रहा है? 10 लाख का बैलेंस बता रहा है क्रेडिट लेजर। ओके प्रेसिडिंग डेट को उसमें से 6 लाख में रिवर्स कर देता। ओके 6 लाख रिवर्स कर देता। और अब ये लॉ क्या कहता है यहाँ पे? सुन ए मेरे बेटा सुन, इधर लॉ ये कहता है कि 10 में से 6 गए, ओके 10 में से 6 गए, बचे कितने? 4 लाख। ओके तो ये 4 लाख तेरे क्रेडिट लैप्स हो जाएंगे, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ओके सर क्यों नहीं?
तुझे अब टैक्स देना पसंद नहीं ना, इसके आगे पसंद नहीं तो ले बेटा बाबा जी का ठुल्लू। ओके, मतलब क्या कि तेरा जो क्रेडिट हो जाएगा पूरा लैप्स हो जाएगा, ई क्रेडिट लेजर नील करना पड़ेगा। ओके, तो भाई साहब ख्याल रखना। ओके, जब भी आप कंपोजिशन लेवी में जाते हो या एग्जामिशन में जाते हो या अनरजिस्टर्ड में जाते हो तो इस बात का ख्याल रखो, ओके, कि अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे क्रेडिट हो गए तो वो लैप्स हो जाते हैं। ओके, लैप्स नील कर देना पड़ता है आपको। ओके, और भाई साहब उसका आगे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, ये देखा हमने कि भाई 12 लाख होगा क्या और 6 लाख का होगा क्या। अब एक बात बताओ आपको, ये तो मैंने अज्यूम किया कि भाई इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, लेकिन कैपिटल गुड्स का ओके आईटीसी प्रोपोर्शनेट कैसे निकाला जाता है। सुनो, कैपिटल गुड्स का आईटीसी प्रोपोर्शनेट कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यहाँ पे 5% वाला क्राइटेरिया नहीं निकाला, उन्होंने ये निकाला कि भाई रिवर्स करना है तो अब जितनी रिमेनिंग लाइफ बाकी होगी उसका प्रो राटा बेसिस पे निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जिस दिन स्विच किया उस दिन आपका कैपिटल गुड्स 4 ईयर्स 6 मंथ्स 15 डेज यूज हो गया था। ओके, जिस दिन स्विच किया उस दिन आपका कैपिटल गुड्स 4 ईयर्स 6 मंथ्स 15 डेज यूज हो गया था। तो अब ऐसे केस में इसको राउंड अप कर लो, मतलब ये ओके 4 ईयर्स 7 मंथ यूज माना जाएगा। अब कैपिटल गुड्स की लाइफ इन्होंने प्रिज्यूम की कितनी, वो 60 मंथ्स, वही भाई साहब 60 मंथ। तो 60 मंथ अगर आप प्रिज्यूम करोगे तो यहाँ पे 60 मंथ अगर आप लाइफ प्रिज्यूम करोगे तो उसमें से 4 ईयर 7 मंथ तो हो गई, 4 ईयर 7 मंथ बचा कितने, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट जो आईटीसी आएगा वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको इसमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 12 लाख 6 लाख अज्यूम की वो इस फॉर्मूला से कैपिटल गुड्स का अज्यूम किया कि आ जाएगा। तो आपको जो बचा हुआ लाइफ है उतने रिवर्स करना पड़ेगा और वो प्रोराटा बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया 4 ईयर 6 मंथ, हो सकता है 2 ईयर 3 मंथ्स भी हो, तो जो भी दिया होगा और ऑड डे आए होगे तो उसको राउंड अप कर लेना, उसको अपवर्ड में राउंड अप कर देना और बचा हुआ आपका अनयूज मानना। ओके, तो ये था। ओके, अगर रिवर्स स्विचिंग होगा तो यहाँ टेक अवे क्या है, यहाँ टेक अवे ये है कि आपको आईटीसी रिवर्सल करने पड़ेंगे, दोनों के रिवर्सल करने पड़ेंगे, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों के करने पड़ेंगे। दूसरा टेक अवे, रिवर्सल करते वक्त पहले क्रेडिट लेजर को डेबिट करना पड़ेगा, अगर एक्सेस आ रहा है तो पे करना पड़ेगा, और तुम्हारा अगर एक्सेस बैलेंस होगा तो यहाँ पे वो जो है वो लैप्स हो जाएगा। और कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल करोगे वो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ होगी प्रो राटा बेसिस पे 5 ईयर की लाइफ मानी जाएगी, जितने भी मंथ्स हो गए उसका प्रो राटा बेसिस पे रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है, फॉर्मूला भी दिया है कि कैसे निकालना है आपको। ओके, और कैलकुलेशंस भी दिए हैं। तो ये तो जो था हमारा 18.4। उसके बाद मैं 18.6 ले लेता हूं। अब 18.6 क्या कहता है भाई साहब, तो 18.6 देखो क्या कहता है। ओके, सिंपल वे में कोई कैपिटल गुड्स आपने खरीदा होगा, ओके, जिसका आईटीसी आपने ले लिया था, जिसका आईटीसी आपने ले लिया था, हो सकता है वो आईटीसी आपने यूज भी कर लिया होगा अप्रैल के मंथ में। ओके, उससे लेना देने नहीं, वो आईटीसी ले लिया यूज भी कर लिया होगा, उसके लेना नहीं। पर कोई कैपिटल गुड्स है, प्लांट एंड मशीनरी आपने, ओके, कोई कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस किया, उसका आईटीसी आपने ले लिया, उसका आईटीसी आपने ले लिया, और फिर वो कैपिटल गुड्स आगे आप सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो एज अ सेकंड हैंड मशीनरी, जिसका आईटीसी लिया हुआ है, आईटीसी हैज बीन टेकन, और उसको सेकंड हैंड मशीनरी सेल कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी गुड सेल करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाते हैं। गवर्नमेंट कहती है नहीं, कैपिटल गुड्स होगा या प्लांट एंड मशीनरी होगा तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी नहीं, हम जो बोलेंगे वो अमाउंट। तो रूल 86 क्या कहता है, रूल 86 कहता है कि आपको कैपिटल गुड्स सप्लाई करते हुए कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी, अब जो भी जीएसटी होगा समझ लो, ओके, अब 12% नहीं तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में नया रेट भी आ जाएगा। ओके, जो रेट आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, रेट दिया होगा, तो उसका जो जीएसटी आता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, कितने में बेचा तुमने, जितने में भी बेचा होगा, समझ लो तुमने 10 लाख में बेचा, ओके, तो 50 लाख का मशीनरी 10 लाख में बेचा तो ठीक है ना, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी और आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट दे रहा जो होता है, इन दोनों में से जो हायर रहेगा, ओके, इन दोनों में से जो हायर रहेगा उतना पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बड़ी चालाक है भाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू कम होगी पर तुम्हारा आईटीसी माइनस 5% क्वार्टर, क्योंकि हमने आईटीसी पूरा दिया तो माइनस 5% पर क्वार्टर ज्यादा होगा तो वो दो, ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा होगा तो वो दो। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये दिया। लेकिन अगर आपका रीफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स होगा और वो एज अ स्क्रैप बेचा होगा, ओके, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर एज अ स्क्रैप बेचा होगा तो वहां सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी देना पड़ेगा, वहां आपको जो है, ओके, व्हिचएवर इज हायर नहीं, ओके, तो आपका मोल्ड होगा, ब्रिक्स होगा, डाई होगा, स्क्रैप होगा, तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना पड़ेगा। व्हाट इज द टेक अवे ऑफ सेक्शन 18.6, आपने क्या लेना चाहिए, तो सेक्शन 18.6 में मैं आपको बता दूं कि आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, पॉइंट नंबर 1, उसका आपने क्रेडिट लिया, पॉइंट नंबर 2, और उसके बाद में वो कैपिटल गुड्स बेचा, पॉइंट नंबर 3, तो आपको हायर ऑफ दिस पे करना पड़ेगा क्या, उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी और आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, इसमें से जो हायर होगा वो देना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने मोल्ड, जिग्स, डाइस वगैरह बेचे और वो एज अ स्क्रैप बेचे होंगे तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी देना पड़ेगा। डन 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 डन। ओ भाई साहब, तो ये था हमारा यहाँ पे, ओके, 18.6। ओके, तो चले आते हैं सेक्शन 20, लास्ट डिस्कशन आईएसडी का। ओके, और ये आईएसडी के डिस्कशन पे आते हैं। चलो
चलिए, अब बात है आईएसडी। आईएसडी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? आईएसडी कॉन्सेप्ट है इनपुट सर्विस क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी ऐसी इनपुट सर्विसेज होती है जो ब्रांच वाइज नहीं होती है, वो पूरे बिजनेस की होती है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका जो है हेड ऑफिस महाराष्ट्र में, एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच यहाँ पे एमपी, यूपी, गोवा वगैरह में, ऐसे आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ओके, अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑडिटिंग सर्विस है। ऑडिटिंग सर्विस जो है वो कोई ब्रांच वाइज थोड़ी होता है, वो तो पूरे बिजनेस का कॉमन होता है। ओके, या कुछ सर्विसेज 2-3 बिजनेस की कॉमन होती है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग वगैरह, ऐसी सर्विसेज कॉमन होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इनपुट सर्विस से रिलेटेड, मैं इनपुट कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इनपुट सर्विस से रिलेटेड ये सवाल आ जाता है कि जो ओके मेजर, मतलब कोई भी बिजनेस लो, 25% सर्विसेज कॉमन रहेगी जिसके क्रेडिट एलिजिबल है। आपको एलिजिबल क्रेडिट होने के बाद भी अलोकेट कैसे करें, ओके डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, क्योंकि मेरी महाराष्ट्र की भी ब्रांच है, वहां पे भी क्रेडिट लेना है, एमपी में है, यूपी में है, गोवा में है, वॉटएवर, तो वहां क्रेडिट लेना है, तो इसको अलोकेशन कैसा करें। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और वो है आईएसडी। और आईएसडी जो है, ओके, यहां आप इनपुट सर्विस और स्पेशली जो कॉमन इनपुट सर्विसेज है, ओके, तो उसके आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जैसे इनपुट सर्विस के क्रेडिट, कोई आपका ही एक प्रीमाइसेस, मेरी बात सुनना, कोई आपका ही एक प्रीमाइसेस आप रजिस्टर्ड करो एज आईएसडी। ओके, कोई आपका ही एक प्रीमाइसेस आप रजिस्टर्ड करो एज अ क्या, आईएसडी। अब आपका प्रीमाइसेस आप रजिस्ट्रेशन करते हो एज अ आईएसडी, तो अब चलो मैंने ये प्रीमाइसेस, मेरा हेड ऑफिस रजिस्टर्ड कर लिया एज अ आईएसडी। उसके बाद में क्या होगा कि इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेस आप आईएसडी में एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये आईएसडी का रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, और जितने भी बिजनेस में इनपुट सर्विसेज यूज होगी, ओके, वो इनपुट सर्विसेज के बिलिंग यहाँ आ सकते हैं। ओके, जो कॉमन है, ओके, इंडिविजुअल है, या मतलब जो भी बिलिंग स्पेशली कॉमन वाले यहाँ आ रहे हैं, ओके, या कोई बिलिंग आईएसडी के नाम का, मतलब मेन कंपनी के नाम का हो रहा है, तो वो बिल यहां जाएगी। अब ये आईएसडी क्या करेगी, एक पूल तैयार करेगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के क्रेडिट का, यानी जितने भी बिल आ गए उसका एक पूल तैयार करेगी। ओके, और ये पूल तैयार में क्रेडिट जमा करेगी, फिर वो सीजीएसटी के, एसजीएसटी के और आईजीएसटी के हो गए, वो क्रेडिट जमा करेगी। और फिर ये जो है आईएसडी, ओके, इसको अपने चालान में या अपने इनवॉइस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये तो प्रिंसिपल मैकेनिज्म हो गया कि भाई ये क्रेडिट पुल करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनपुट सर्विस का। ओके, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सेक्शन 20 रीड विथ रूल्स दिया है, और उसमें बहुत सारे उन्होंने पैरामीटर्स भी दिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आपने कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए। ओके, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बता देता हूं और बाद में आपको कंडीशंस बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो कैसा, अगर सेम स्टेट की ब्रांच को, यानी जो स्टेट में आईएसडी है वो स्टेट में अगर उसी स्टेट के ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट, और नो डाउट ये जो ब्रांच है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय आईएसडी, ये वो आईएसडी के इनवॉइस में क्रेडिट ले सकती है। ओके, तो ये जो स्टेट सेम स्टेट की ब्रांच होगा, तो ओके, जैसा क्रेडिट है, यानी सीजीएसटी का क्रेडिट ओके एज अ सीजीएसटी शिफ्ट हो जाएगा, एसजीएसटी का क्रेडिट एज अ एसजीएसटी शिफ्ट हो जाएगा, और आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी, मतलब ओके जैसे क्रेडिट है वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सेम स्टेट में है। ओके, तो सीजीएसटी का एज अ सीजीएसटी, एसजीएसटी का एज अ एसजीएसटी, आईजीएसटी का एज अ आईजीएसटी, वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आपको दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना है, जो स्टेट अदर स्टेट में, आईएसडी समझ लो महाराष्ट्र में और सारी ब्रांचेस अदर स्टेट में है, तो यहाँ ओके यहाँ शिफ्ट करते वक्त, सुनो, यहां शिफ्ट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, यहां शिफ्ट करते वक्त आपको ओके जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के टोटल है, ओके ये जो टोटल है आपको एज अ आईजीएसटी शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के जो क्रेडिट है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज अ आईजीएसटी। तो आप यहां पे भी एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये स्टेट में, ये स्टेट के ब्रांच में भी एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये स्टेट के ब्रांच में भी एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अब सवाल नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट टेक अवे? चलो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो क्लियर हो गया कि सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में जाएगा, और अदर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए मेरी बात सुन, अदर स्टेट में अगर तेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो सिचुएशन में तेरे को ओके सबका टोटल, मतलब तू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट में एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसको भी एज अ आईजीएसटी, इसको भी एज अ आईजीएसटी। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेक्स्ट टेक अवे क्या है, नेक्स्ट अवे कि भाई क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि देख, अगर आईएसडी के पास कोई ऐसा बिल है जो सिर्फ ब्रांच 1 का है, अगर कोई बिल ऐसा है कि जो सिर्फ ब्रांच 1 का है, तो उसका क्रेडिट सिर्फ ब्रांच 1 को ही जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल ब्रांच 1 का है या क्लियरली आइडेंटिफाइबल ब्रांच 2 का है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मैकेनिज्म, ओके, जो रिस्पेक्टिव क्रेडिट अगर कोई रिस्पेक्टिव आपका ही डीडीपी का या आपके रिसिपिएंट का होगा, तो उसको ही वो शिफ्ट किया जाएगा। चलो, दूसरा टेक अवे क्या है, अगर कॉमन है, हाँ भाई ये इंडिविजुअल नहीं, कॉमन है, कॉमन होगा तो पहला स्टेप, अगर सारे ब्रांच का कॉमन होगा, मतलब चारों ब्रांच का आपका कॉमन है, समझ लो एग्जांपल मैं आज 4 ब्रांचेस ले रहा हूं, ओके, और चारों ब्रांच का आपका कॉमन है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, तो इनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, सुनो, इनका पीएफवाई का जो टर्नओवर है,
31 मार्च तक। ओके, तो जो 31 मार्च तक का इनका टर्नओवर होगा, उस रेशियो में वो इस करंट ईयर में, इस करंट मंथ में, करंट टैक्स पीरियड में जो प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर होगा, तो करंट ईयर के 12 महीने वो रेशियो में, ओके, आप क्योंकि आपको हर मंथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये मंथ में पुराना ईयर का टर्नओवर, ये मंथ में पुराना ईयर का टर्नओवर, पुराने ईयर का टर्नओवर, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पर आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये तो था कॉमन, कोई बिल ऐसा हो सकता है कि सिर्फ दोनों का हो सकता है, ये दो ही ब्रांच का है, तो अगर कोई बिल दो ही ब्रांच का है तो वो दो ब्रांच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो इन दो ब्रांच में जैसे इसका 30 लाख का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और इसका 40 लाख है, तो जो वो बिल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 70 और इंटू 40 डिवाइडेड बाय 70, ये दो ब्रांच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, अगर सर पिछले साल मेरा कोई बिजनेस नहीं था तो क्या करूं, तो फिर अगर पिछले साल तुम्हारा बिजनेस नहीं था, ओके, तो करंट ईयर के लास्ट क्वार्टर का, सुनो, करंट ईयर के लास्ट क्वार्टर का आपका टर्नओवर लिया जाएगा और करंट ईयर के लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर के बेस पर वो बाइफरकेट होगा। पहले तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही लेना पड़ेगा, अगर वो नहीं तो करंट ईयर का लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर लेना पड़ेगा और उसके बेस पर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। चलो, ये तो हमने देखा बाइफरकेशन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है कि सर ये बताइए, जब आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कोई कोई ऐसी ब्रांच है जहां उसका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, ओके, एग्जाम सप्लाई, उसको तो क्रेडिट मिलने वाले नहीं है, तो भी क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? आईएसडी को इससे कोई लेना देना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आईएसडी को इससे कोई लेना देना नहीं कि उसको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आईएसडी का काम है क्रेडिट बांट देना। अब क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है वो वहां की ब्रांच डिसाइड करेगी, इसका काम है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। उसके बाद में नेक्स्ट, सर कोई अगर ऐसा इनपुट सर्विस है जो ब्लॉक क्रेडिट में, कैटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, तो उसका भी क्रेडिट ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी क्या? यस, आईएसडी का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट भी होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ये लिख के डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है। अब उसका क्रेडिट लेना है नहीं लेना है वो रिस्पेक्टिव ब्रांच डिसाइड करेगी। इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आप प्रॉब्लम देखोगे तो ये भी देख लेना, ओके, कि वो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ब्लॉक क्रेडिट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट टेक अवे था जो आपने ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा और सारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, किस रेशियो में होना चाहिए, एग्जाम सप्लाई केस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पे ओके डिटेल में डिस्कस किया। चलो, अब रिलेवेंट टैक्स पीरियड आपको प्रीसीडिंग लेना पड़ेगा, नहीं होगा तो लास्ट क्वार्टर का आपको लेना पड़ेगा। तो ये आईएसडी का, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन बैंक में ये आईएसडी का क्वेश्चन, हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ, ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 अरीसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, और क्वेश्चन नंबर 36, ये दो क्वेश्चन रीड करके जाना, इस बार आईएसडी पे क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पे कि आईएसडी जो है इसमें क्या हुआ, इसमें इनकी 4 ब्रांचेस थी, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ओके, और आईएसडी था। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, मैं ये केस आपके लिए पढ़ता हूं। अराइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, इट हैज अ कॉर्पोरेट ऑफिस एट मुंबई, महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ऑफिस था, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे, चेन्नई एंड सर्विस सेंटर इन कोलकाता, बेंगलुरु। मतलब इसमें क्या था कि कॉर्पोरेट ऑफिस जिसको आईएसडी रजिस्टर करवाया वो मुंबई में था और उनकी पुणे ब्रांच भी थी, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलुरु थी। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, सबका टर्नओवर दे के रखा हुआ है, यहाँ पे टर्नओवर दे के रखा हुआ है टोटल, और एलिजिबल आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक यूनिट। हाँ, स्पेसिफिक यूनिट को कितना, मतलब वो उसके यूनिट का है, जैसे पुणे यूनिट का आईटीसी उन्होंने क्लियर दिया, चेन्नई यूनिट का आईटीसी उन्होंने क्लियर दिया। तो हमने लॉ क्या पढ़ा था, अगर कोई स्पेसिफिक यूनिट के आईटीसी ट्रेसेबल है तो उनके क्रेडिट उनको ही दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा तो उनके क्रेडिट हमने उसको ही दिए। ओके, हाँ, बस इतना ही है कि चेन्नई वाले का जब क्रेडिट बांटना हो आईएसडी को तो ये टोटल करके आईजीएसटी फॉर्म में दिया। ओके, पुणे वाले को तो सेम दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसा वैसा दिया। लेकिन हमने जब चेन्नई वाले को दिया तो क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, तो चेन्नई वाले को दिया तो आईजीएसटी में, चेन्नई वाले को दिया तो हमने आईजीएसटी में कन्वर्ट करके दिया। ओके, तो वो हम देखेंगे कि वो आईजीएसटी में यहाँ पे कन्वर्ट करके जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो आपके कॉमन क्रेडिट है, फिर वो एलिजिबल हो नहीं हो कुछ भी हो आपको बांटना पड़ेगा। ओके, तो इनपुट सर्विस ऑफ ऑल यूनिट के जब आपको बांटने हैं इनपुट सर्विस के ऑल यूनिट के बांटने हैं तो उनके टर्नओवर के रेशियो में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर का होगा या फाइनेंशियल ईयर का होगा वो टर्नओवर के रेशियो में जाएगा, ऑल यूनिट वाला। ओके, उसके बाद में कुछ 2 यूनिट के पुणे और कोलकाता तो वो उसके टर्नओवर के रेशियो में जाएंगे, और इनपुट सर्विस चेन्नई और बेंगलुरु 2 यूनिट के है तो उसको उस रेशियो में जाएंगे। पर ख्याल रखना, ओके, अब यहाँ पे जब 2 यूनिट के तो पुणे को बांटना हो तो पुणे को हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में डिवाइड करके बांटेंगे। ओके, अब उसका पुणे को बांटना हो तो इसका पुणे से रिलेटेड जो सीजीएसटी, एसजीएसटी आएगा उस रेशियो में बांटेंगे।
और कोलकाता को बांटना हो तो उसको सिर्फ आईजीएसटी फॉर्म में, ये ध्यान रखना है, उसको सिर्फ आईजीएसटी फॉर्म में। तो ये प्रॉब्लम समझने में इसी है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन आप जरूर देखना और ये लिख कर देखना। वैसे आपको प्रेजेंटेशन ओके मुश्किल जाता है, पर लिख के देखना। और सिमिलर ये क्वेश्चन 36 एटलीस्ट आपने ओके ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला ओके केरला वाला क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करके देखना। तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू क्या बेटा, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके बोलो फटाफट, समझ में आया आपके? अब देखो यहाँ दो रूल जो है बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट रूल है, वो जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रूल 86A एंड रूल 86B। अब ये रूल 86A और रूल 86B क्या है मैं आपको बता दूं। रूल 86A ये एक पावर दी है डिपार्टमेंट को कि आईटीसी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कौन कौन से केस में आईटीसी अकाउंट वो फ्रीज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन अलाउ नहीं करेंगे। ओके अगर आपने इनवैलिड डॉक्यूमेंट दिए, ये थोड़े लर्न करके जाना, थेरी क्वेश्चन है। ओके जो जो यहाँ पे आईटीसी ले रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंस में है। ओके पर्सन हु हैजंट पेड द टैक्स विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो आईटीसी ले रहा है, वो है। ओके यहाँ पे उसके बाद में आईटीसी क्लेम बाय आरपी फाउंड इज नॉन एग्जिस्टेंस, यानी सप्लायर आपका नॉन एग्जिस्टेंस में होगा। तो अगर आईटीसी लेने वाला नॉन एग्जिस्टेंस में होगा तो ओके, और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, विदाउट डॉक्यूमेंट आपने आईटीसी लिया होगा, तो आपका आईटीसी अकाउंट फ्रीज हो सकता है अप टू 1 ईयर। रूल 86 बी के क्या रिस्ट्रिक्शन है आपको याद होगा, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान सुनना, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्सेबल सप्लाई अप टू 50 lakhs इन अ मंथ, यानी उसका टैक्स पेमेंट ओके यहाँ पे 50 lakhs क्रॉस हो जाता है, एक्सीड्स 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs क्रॉस हो जाता है उस मंथ का, तो उसको गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है। और गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि हमें, अब देखो उसके 3 सप्लाई हो सकते हैं, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, ओके जीरो रेट। हमको सिर्फ टैक्सेबल लेना है। ओके एक्सक्लूडिंग, यहां लिखना हो तो लिख देना एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट, एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट एंड जीरो रेट, जेडआरएस। मतलब एग्जाम को छोड़ के, जेडआरएस को छोड़ के जो टैक्सेबल है वो लेना है। और उसका टैक्स अगर 50 लाख के ऊपर आ रहा है, सॉरी उसका वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है, सॉरी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो वो केस में उसको रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा कि ये आउटपुट टैक्स, इसका आउटपुट टैक्स पे करने के लिए उसके क्रेडिट बैलेंस का वो 99% ऑफ आउटपुट टैक्स यूज कर सकता है और 1% ई कैश लेजर में दे सकता है। मतलब क्या, ओके तो जो भी उसका आउटपुट टैक्स आ रहा होगा उसका 99% ही क्रेडिट यूज कर सकता है, बाकी क्रेडिट वो यूज नहीं कर सकता। ओके एटलीस्ट उसको कैश में 1% देना पड़ेगा, और उसके क्रेडिट बैलेंस हो गए तो कैरी करेगा। ओके पर कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है। ओके जैसा आपका इनकम टैक्स का पेमेंट है, रिफंड वगैरह है, तो वो आपने पढ़ लेना। ओके एचओ वगैरह को ट्रांसफर होती है तो वैल्यू क्या होगी, तो ये एक सर्कुलर पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है 23 में, पर वापस नहीं आएगा क्वेश्चन। पर ये अगर एचओ वगैरह को ट्रांसफर होता है तो किस तरह से ओके इनवॉइसेस होते हैं, तो ये एक बार रीड कर लेना। अब जो मैं समझता हूँ कि जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ओके वो है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे आपके पास पुराना चार्ट होगा तो नहीं, पर ये अमेंडमेंट में कवर हो जाएगा। ओके एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी। अब देखो बहुत सी बार क्या होगा, मैं आपको ये बता दूं, ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर जो अमेंडमेंट वाला है आपके इसमें होगा तो ठीक, नहीं तो मैं ओके फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, या मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स में कवर किया हुआ है। ओके अमेंडमेंट में कवर किया है। ओके बहुत सी बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में समझ लो मैंने मारुति उद्योग, मैं डीलर हूं मारुति उद्योग लिमिटेड का, और मैंने मारुति उद्योग लिमिटेड को ऑर्डर दे दी कि भाई जो है सुनना, मारुति उद्योग लिमिटेड को मैंने ऑर्डर दे दी कि भाई वहां से कार की डिलीवरी कर लो। तो बहुत सी बार क्या हो जाता है कि कार की डिलीवरी फैक्ट्री से हो जाती है और इधर डीलर क्रेडिट ले लेते हैं, इधर इमीडिएट डीलर क्रेडिट ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या जाता है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लेता है। डिपार्टमेंट कहता है वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(2) आप क्रेडिट तभी ले सकते हो जब रिसीव होगा, तुमको रिसीव ही नहीं हुआ। अगर तुमको रिसीव नहीं हुआ तो वो केस में तुमने इमीडिएट क्रेडिट कैसे लेगा। ओके गुड्स तो वहां से सब जस्ट निकला है, वो गुड्स आने दो तुम्हारे फैक्ट्री में, गुड्स फैक्ट्री में आने के बाद ही आप क्रेडिट ले पाओगे। तो यहाँ डीलर को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि हाई वैल्यू गुड्स होते थे। ओके और क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पेमेंट हो गया, क्योंकि पेमेंट के बिना वहां से डिलीवरी नहीं निकलेगी, तो इनके क्रेडिट बहुत अटक जाते थे, इनकी वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक हो जाता था। ओके तो सीबीआईसी ने एक बहुत अच्छा सर्कुलर दिया एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके अब ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, अगर सेलर ने एक्स फैक्ट्री, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्स फैक्ट्री, ओके सेलर ने एक्स फैक्ट्री बेचा होगा और डिलीवरी दे दी होगी, यानी अब जो सेलर है मारुति उसने फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे दी। ओके किसको, बायर को। अब इसके आगे जिम्मेदारी बायर की है, इसके आगे जिम्मेदारी बायर की है। तो जिस दिन सेलर ने फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे दी बायर को, उसी दिन रिसीव माना जाएगा और आप क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट अगर इन ट्रांजिट गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हुआ, नहीं आया तो रिवर्स हो जाएगा बाद में। तो देखो वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सर्कुलर है। ओके देखो, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर डीलर कैन क्लेम आईटीसी व्हेन व्हीकल आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एट द ओईएम फैक्ट्री, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री गेट,
अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस दिन उसके फैक्ट्री गेट पे हैंडओवर हो जाएगा, ओके, उस दिन इधर बायर क्रेडिट ले सकता है. दिस इज कंसिडर एज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इसको रिसिप्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा. इफ सप्लायर अरेंजेस ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, अब okay, if supplier arranges transport and insurance on the behalf of dealer and dealer bear the risk of loss in transit, ITC still allowed. बहुत सी बार क्या होता है, ओके, सप्लायर ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देता है पर रिस्क बायर की होती है, बायर की रिस्क होती है, मतलब बायर ने डिलीवरी ले ली और बायर ने डिलीवरी ली तो वो क्रेडिट ले सकता है. However, ITC is not allowed if goods are used for non business, lost, stolen, given. हाँ, मतलब लेकिन गुड्स आया नहीं, ओके, आया नहीं बीच में, ओके, यहाँ पे लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. तो इन दैट केस रिवर्सल होगा. इन दैट केस आईटीसी रिवर्स, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा. डन 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 डन. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली एक केस लॉ जो अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से कवर की और ये आपको यहाँ रिवाइज कर दी, और इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म होता है. दोस्तों, अगर ये रिवीजन आपको अच्छी लगी होगी, ओके, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें रेफर किए, और ये रिवीजन अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिए, अपनी कमेंट जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. ओके, हाँ, मैं फिर से बता दूं, ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है प्लेलिस्ट दी है. हमने बहुत सारे लेक्चर्स रिवाइज, बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, वो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेरा टेलीग्राम चैनल आपने जरूर ज्वाइन करना. थैंक यू सो मच.